बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है कड़ी धूप का सफ़र, रिटन बाय सना अख्तर। ये नावल आज हमने पढ़ना है। कंप्लीट मुश्किल ही पढ़ा जाए क्योंकि ना मैंने भी काम करना है, तो अभी भी बहुत मुश्किल से टाइम रख सका, लेकिन मैंने कहा कि आज दे दूं। और हाँ जी, मैंने आपको बताना था कि हो सकता है मैं एक दिन छोड़ के रिकॉर्डिंग किया करूं, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग करके रख लिया करूँगी, ये जिस तरह से भी टाइम लगेगा। तो अगर तो ये हो गया ना, मतलब कि अगर डेली बेस पे हुई तो डेली बेस पे भी कर दूंगी। अगर एक दफ़ा मैं 2 दिन 2 टाइम तो टाइम लगना ही नहीं है ना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि काम बहुत ज़्यादा टाइम कम है। तो एग्ज़ाम्स के बाद इंशाल्लाह हम अपनी रूटीन पे वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले रूटीन ना थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है? तो उसको काइंडली कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, पुराने नावल सुन के एंजॉय कीजिएगा, लेकिन कोशिश करूँगी बेशक छोटी एपिसोड दूँ, कुछ ना कुछ दूँ। तो आए आज पढ़ते हैं कड़ी धूप का सफ़र, रिटन बाय सना अख्तर। ये जो लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो नावल है ये बेसिकली है किडनैपिंग बेस्ड भी है, फोर्स्ड मैरिज पे भी है, और ये रिवेंज बेस्ड भी है, ठीक है? तो आए इसको पढ़ते हैं, कड़ी धूप का सफ़र, रिटन बाय सना अख्तर। आप लोग कौन है और मुझे क्यों ले आए हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोते रोते इसके कदमों में बैठ गई। बहुत जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम्हें क्यों लेकर आए हैं और किस लिए। अब मज़ीद बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामोशी से खाना खाओ। अभी मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना है, तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आंखों में नहीं, लहजे में भी शोलों की लपक थी। देखिए, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है। इसने इसके पाँव पकड़ते हुए इल्तिजा की। शट अप, मेरे सामने तुम्हारी कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे भाई को मैं सबक देकर ही रहूँगा, ये याज़ान हसन का वादा है। तुम जितना तड़पोगी मेरे दिल को इतना ही सुकून मिलेगा। वो इसे खशमगी निगाहों से घूरते हुए बोला, आप कुछ भी करें मैं यहाँ से जाकर ही रहूँगी, आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें। वो हसियानी अंदाज में चीखती हुई बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी तो याज़ान हसन इसके सामने आते ही एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। वो सीधी बेड पर जाकर गिरी, लेकिन अरीब ने फिर भी हिम्मत न हारी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे नहीं रोक सकते, वो रंधी हुई आवाज़ में बोली और साथ ही बेड से उठकर इसके सामने खड़ी होगी। तुम जो कुछ कर सकती हो कर लो, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती और ना ही कभी अपने घर वालों से मिल सकोगी। वो इसकी जानिब बढ़ते हुए सफाक अंदाज में बोला था और वो पीछे हटते हुए खौफजदा होकर दीवार से लग गई। याज़ान ने इसके नज़दीक पहुंचकर दोनों हाथ इसके दाएं बाएं जमाए और इसके चेहरे को बगौर तकने लगा। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हो गई थी। मेरी बहन की दर्द में डूबी सिसकियों और आंखों में आंसुओं का हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम्हें भी इसी तरह रोना होगा। सजावल मलिक को भी वही दर्द तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी जो मैं कर रहा हूँ। इसकी इज्जत का जनाजा वैसे ही निकलेगा जैसे इसने मेरी बहन के साथ किया था। आज मैं तुमसे निकाह करूँगा, फिर देखता हूँ वो कैसे बेबस होता है। मुझे बेहिसी और बेखुदी की मसनद पर बिठाने वाली ज़ात तुम्हारे भाई की है। अब तुम इन सब ज़्यादतियों का और मेरी बहन के एक एक आंसू का पूरा पूरा हिसाब दोगी। इसके अंदर का ज़ख्मी मर्द अस्ते की मानद फंकार रहा था। वो बहुत जहरीले, बहुत भयानक और खौफनाक अंदाज में। मैं मरकर भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि भैया ने आप लोगों के साथ क्या किया, मगर मैंने कुछ नहीं किया जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इसकी चीख आंसू में डूब गई थी। ये तो अब कुछ देर में पता चल ही जाएगा तुम शादी करी हो या नहीं, और वैसे भी तुमसे मशवरा कौन मांग रहा है? ये धमकियाँ महज धमकियाँ न थी, इसका दहकता हुआ लहजा सच्चा और महफूज था। अम्मा, आपको क्या हुआ? देखिए अम्मा, वो जहाँ कहीं भी होगी हम इसे ढूंढ लेंगे, प्लीज़ होश में आए। अहमद ने इनको बेड पर लिटाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बच्ची का पता करो, कहाँ पर है मेरी जान? अरे, इसे तो कुछ ज़माने का पता नहीं है, न जाने कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। अम्मा, सजावल भाई, बुलावल और शाहजैन भाई गए ना, आप देखना कि वो रीब को साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अहमद खुद अंदर से घबरा रहा था मगर माँ को तसल्ली दे रहा था। अहमद, तू तू तो जानता है कि वो कितनी मासूम और भोली भाली है। इसे तो रिश्तों का भी इल्म नहीं, रस्तों का भी नहीं इल्म। वो तो कॉलेज भी तुम्हारे साथ जाती थी और तुम्हारे साथ ही आती थी, अब कहाँ होगी? या अल्लाह, तू मेरी बच्ची की हिफाजत कर। दुआ करते हुए इनकी नज़र बैरूनी दरवाजे की जानिब उठी जहाँ से सजावल शिकस्ता कदमों से वापस आ रहा था। सजावल, तू आ गया? बता मेरी बच्ची कहाँ है, इसको साथ लेकर नहीं आए? वो इनकी जानिब बेकरारी से देखकर बोली। अम्मा, हर जगह देख लिया, हर जगह पता किया, पर वो कहीं नहीं मिली। हर वो जगह देखी जहाँ इसके होने का इम्कान था। कॉलेज में नहीं है, इसकी दोस्तों के घर तक गया, पर वो नहीं मिली। अभी सजावल बात ही कर रहा था कि फ़ोन की बैल हुई। अहमद ने झपटने के अंदाज में रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बात करे? सजावल मलिक को फ़ोन दो। रिसीवर की दूसरी तरफ से नहायत ही सख्त अंदाज में सजावल को बुलाया गया। अहमद ने ना समझने वाले अंदाज में रिसीवर सजावल को पकड़ा दिया। सजावल ने उलझे से इनके साथ रिसीवर लिया। हेलो,
मैंने सुना है कि तुम अपनी बहन को तलाश करते फिरो। कसम से तुम ज़मीन आसमान भी एक कर दो तो भी इसको नहीं पा सकोगे। अगर कभी वो तुम्हारे सामने आ भी गई तो भी तुम्हें इसको साथ ले जाने का हक नहीं होगा। अब पता चलेगा तुम्हें कि बहन का दर्द क्या होता है। जितना बुरा तुमने मेरी बहन के साथ करना था कर लिया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी बहन पर ज़िंदगी कैसे तंग करता हूँ। खुशी के नाम को तरस जाएगी और इसके दुख में तुम अजियत में रहोगे, और अगर तुम अजियत में रहोगे तो मैं खुश रहूँगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों की इज्जत से खेलना कितना बुरा है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन मौत की दहलीज पर खड़ी है। याजान हसन के लफ्ज़ लफ्ज़ से आग लपक रही थी। सजावल साख्त और खामोशी से सुन रहा था। इसमें जैसे तमाम सोचने समझने की सलाहियत में ख़त्म हो गई थी। इस तरह तो इसने सोचा भी नहीं था इसके गुनाह की सज़ा इसकी मासूम बहन झेलेगी। क्या हुआ सजावल? किसका फ़ोन है? बच्चे कुछ बताओ तो, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं? अम्मा ने इसे झंझोड़ते हुए पूछा। हाँ, किसी का भी नहीं, आप फिक्र न करें, मैं जाकर रीप का पता करता हूँ। सजावल ने बुरी तरह चौंक कर जवाब दिया और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकलता चला गया। इसे होश आया कि नहीं बुआ? नहीं बेटा, होश नहीं आ रहा, किसी डॉक्टर को बुलवा लो। बुआ ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। याजान जारहाना अंदाज में इसके कमरे की जानी पड़ा। वो वैसे बेहोश थी। वो इसकी जानिब बढ़ा। साइड टेबल पर पड़ा हुआ जग पानी वाला उठाकर सारे का सारा इस पर डाल दिया। वो हड़बड़ाकर होश में आई। पानी आंखों में चले जाने की वजह से दिमाग चकरा कर रह गया। वो अपना सर दोनों हाथों में थामे हुए थी। इसने झुककर इसे देखा, फिर एकदम सीधा होकर बोला, अभी और इसी वक्त हमारा निकाह होगा। अगर तुमने मौलवी के सामने कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे भाई की तरह नहीं हूँ कि सब कुछ छुप कर करूँ। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई भी हरकत की तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। फिर तुम सारी उम्र मेरे साथ बगैर निकाह के रहोगी। और ये बात तो तुम अपने जहन से निकाल दो कि अब तुम वापस कभी अपने घर जा सकोगे। ये नामुमकिन है। ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ आसमान टूटा था इसके सर पर। अरीब अपनी जगह दम्बा खुद बैठी थी। यूँ लगा कि तमाम हिस्सियात सुन हो गई और फिर कब निकाह हुआ इसे कुछ खबर ना हुई। वो हवस ही गुमसुम थी। बुआ ने इसके सर पर अपना हाथ रखा तो इन्हें खाली खाली नज़रों से देखती रह गई, और गोया सारे बंधन जबत के टूट के वो एक ही दम ही बेख्तियार होकर रो पड़ी थी। वो इसकी पुश्त थपथपाने लगी, लेकिन वो बेहोश होकर इनकी आगोश में गिर गई। अरे बच्ची, होश करो, तुम तो अभी से घबरा गई हो। अभी तो न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होना बाकी है। क्या देखना और करनी किसी और ने है, जिसकी भरपाई करनी किसी और की है, जिसकी भरपाई तुम करोगी। बुआ ने इसे सीधा करके लिटाया, कंबल इस पर डालते हुए अपने आंसू साफ किए और लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल गई। बुआ, वो अब कैसी है? नरमीन ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। बेहोश हो गई है। पता नहीं बेचारी के नसीब में क्या क्या होना बाकी है, पता नहीं क्या होगा। पर अदा तो बहुत गुस्से में, इनका क्या होगा? खैर, बुरा तो अदी का भी हुआ है, पर इसमें तो अदी का भी कसूर था ना, और ये तो बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अदा तो बहुत गुस्से में है, और आपको तो पता है कि इनको गुस्सा कितना आता है। वो तो अदी तक की शक्ल देखने के रवादार नहीं। नरमीन ने फिक्रमंदी से कहा, बस बेटा, दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। याजान, सामने आओ मेरे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को अगवा करने की? सजावल ने ड्राइंग रूम में खड़े होकर याजान को पुकारा। अरे अरे मिस्टर सजावल, आप मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? याजान ने नहायत इत्मीनान से इसके सामने खड़े होते हुए कहा। मेरी बहन? याजान इसकी बात काटते हुए बोला। अरे बहन तुम्हारी और पूछ मुझसे रहे हो? अब क्या लोगों की खबर होती है कि तुम्हारी बहन कहाँ होती है? वाह भाई वाह, तुम लोग तो बहुत ही खास लोग हो। याजान तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। देखो याजान, मेरी और तुम्हारी दुश्मनी, इसमें मेरी बहन को शामिल ना करो तो अच्छा होगा, वरना वरना क्या? मेरा ख्याल है कि तुम भूल गए हो कि, चलो मैं तुम्हें ये बात याद दिला देता हूँ कि ये बात बहनों से जुड़ी है। तुम्हें याद तो होगा, मैंने भी अपनी बहन के लिए तुम्हारे सामने भीख मांगी थी और इस वक्त तुमने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। खैर, पुरानी बातों को जाने देते हैं। ये बताओ कि मेरे पास कैसे आए? तल्खी से कहते हुए सोफे पर बड़े इत्मीनान से फैलकर बैठ गए। याजान, अरीब अभी बहुत नासमझ है, प्लीज़ इसे हमारे दरमियान मत लाओ। अगर मेरे और तुम्हारी बहन के दरमियान कुछ हुआ भी था तो इसमें हम दोनों की रजामंदी शामिल थी। इसमें अगर मैं कसूरवार हूँ तो तुम्हारी बहन भी बराबर की शरीक है, और जहाँ तक मेरी बहन की बात है तो वो बहुत मासूम है, इसे ज़माने का कुछ पता नहीं ठीक से। अब तुम जो भी कहो कि मैं मान लूँगा, पर प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। सजावल के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। सजावल, तुमने गुनाह किया था, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए अपनी बहन के नाम के साथ जुड़े इस नाम को ज़हन नशीन कर लो। आज से तुम्हारी बहन मिसेस अरीब याजान होती हैं। मैं किसी भी कीमत पर इसे तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। अब तुम कोई भी ताकत इस्तेमाल कर लो, इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब इसकी शक्ल तक देखने को तरसोगे तुमने मेरी बहन को अपनाने से इनकार किया था, यहाँ तक कि कह दिया कि ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं। मैं तुम्हारी बहन की ज़िंदगी की हर खुशी हराम कर दूंगा। इसकी शक्ल देखकर ही नफरत जाग उठती है। अब तुम खुद सोचो तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल कैसा होगा। और सजावल को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे कंध छुरी से ज़बह कर रहा हो। वो एकदम पूरे कद से खड़ा हो गया। इसकी पेशानी अरक आलूद हो रही थी। इसने एक अजियत की तेज़ तलवार अपने वजूद में चलती महसूस की। मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमीने आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से निकाह करने की? इसकी नज़रों से गोया खून छलक रहा था। याजान हवन सुकून से बैठा इसे देख रहा था। अच्छा भाई, अब तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो मैं भी अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने घर की राह लो।
याज़ान के चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट का बसेरा था। दरवाज़ा धीरे से खोला था और अरीब अंदर दाखिल हुई और फिर भी इख्तियारी भाई की जाने पड़ी, लेकिन रास्ते में याज़ान ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अरीब ने बड़ा फ़रोख्ता होकर इसकी जानिब देखा। प्लीज़ पहली और आखिरी बार सुन लो, अब तुम्हारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज से तुम मेरे हवाले से जानी चाहो कि अगर कभी ये लोग तुम्हें नज़र भी आ जाए तो अनजान बनकर गुजर जाना। याज़ान सर्द लहजे में बोला, लेकिन अरीब फिर भी भाई की जानिब पड़ी। दूसरी जानिब से जावल भी इसे खामोशी से देख रहा था। छोड़ो मेरी बहन का हाथ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं नहीं मानता तुम्हारे निकाह को। आइए, अब भी मेरी बहन है, इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। सजावल ने अरीब का हाथ अपने हाथों में इसके हाथों से छुड़ाते हुए कहा, लेकिन याज़ान ने इस पर गिरफ्त मजबूत रखी हुई थी। कुछ भी कर लो, किसी को भी बुला लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कानूनी तौर पर ये मेरी बीवी है और अगर तुम दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज़ गेट आउट। भाई प्लीज़ मुझे घर ले चले, ये पता नहीं कौन लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए। प्लीज़ भैया छोड़े मेरा हाथ, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़े, मुझे मेरे भाई के साथ जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अम्मा के पास जाना है। अरीब ने अपने आप को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन याज़ान की गिरफ्त इतनी कमज़ोर नहीं थी, वो इतनी आसानी से निकल सके। शट अप, बंद करो अपनी बकवास, और तुम्हें इस तरफ आने को किसने कहा? बुआ बुआ, वो गज़बनाक आवाज़ में पुकारा। इसके पुकार पर बुआ हाँफती काँपती अंदर दाखिल हुई। अरे क्या हुआ बेटा? फिर अरीब और सजावल पर नज़र पड़ते सारी बात समझ गई। रंगत खौफ से जर्द हुई थी कि न जाने अब क्या होने वाला है। इसे कमरे में ले जाएं, फिर दोबारा ये मुझे यहाँ नज़र ना आए, और अगर नज़र आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसका बाजू पकड़कर अंदर ले जाने लगी कि अरीब ने अपना हाथ इसे छुड़ाकर फिर सजावल की जाने पड़ी और बेसाख्ता इसके सीने से लगी। भाई मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? प्लीज़ भाई ये मुझे कहाँ लेकर आए, बताइए ना, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मर जाऊँगी भैया। और रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई और सजावल के पास इसके सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए हारे हुए इंसान की तरह बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया। इसे ऐसा लगा था कि अगर वो कुछ देर यहाँ मज़ीद खड़ा रहा तो ज़रूर पत्थर का हो जाएगा। बहन की ऐसी हालत इसे देखी नहीं जा रही थी। अपनी नाज़ो-पली बहन, लाडली और जान से प्यारी बहन, जिसकी आंखों में आंसू चारों भाइयों से बर्दाश्त नहीं होते थे, और आज वो ही अपने ही भाई की एक गलती की सज़ा झेल रही थी और ज़ारो कतार रो रही थी। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। शिकस्त खुर्दा कदमों से घर में दाखिल होते अम्मा और तीनों भाइयों के सामने से चावल की हिम्मत जवाब देगी। वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो दिया। वो शख्स आज अपनी बहन के लिए रो रहा था, जिसका दावा था कि वो ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खा सकता। वो आज किस्मत के इस मजाक पर रो रहा था। याज़ान हसन ने इसको बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया था। अम्मा ने बेसाख्ते अपना हाथ दिल पर रखा और अपने किसी ख्याल से दामन छुड़ाकर पूछा, क्या हुआ सजावल? बोल, मेरी बेटी कहाँ है? तू बताता क्यों नहीं? सजावल, मेरी बेटी कहाँ है? इन्होंने से झंझोड़ कर पूछा। मैंने वो मेरी वजह से। इसका लहजा बेरबत हो रहा था। क्या तेरी वजह से? क्या बोलना, क्या हुआ सजावल? वो नहायती बेकरारी से बोली। अम्मा मेरी गलती की वजह से ऐसे हालात में चली गई है कि मैं अपने आप को दलदल में धंसता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी वजह से वो मुझे माफ़। अल्फाज बेरबत हो रहे थे और फिर वो सीने पर हाथ रखकर झुकता चला गया। सजावल और माइजा यूनिवर्सिटी में मिले थे, दोनों ही अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती कब पसंद में बदली पता ही न चला। वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि गुनाह को भी सही करार देने लगे। माइजा तो सजावल को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन सजावल के लिए वो सिर्फ दिल बहलाने का एक सामान थी। वो इसे दिल बहलाता रहा, वो इसके बहलने का सामान मत दी रही। और फिर कुछ ही अर्से बाद माइजा ने सजावल को बताया कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो चाहती थी कि इसको और सजावल को अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन सजावल ने इसे दो टोक जवाब दे दिया कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम जैसी लड़की से दिल तो बहला जा सकता है, पर शादी मैं किसी शरीफ लड़की से करना चाहता हूँ, तुमसे नहीं। क्या मालूम कि ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं। तुम जैसे मेरे करीब आई हो, ऐसे किसी और के करीब भी हो सकती हो। अब इल्ज़ाम मेरे सर पर रख रही हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ? इस तरह तो होता है फिर, इस तरह के कामों में, हराम कामों में फिर इदां दे छेतर खाने पैंदे। सजावल के चेहरे पर मखसूस किस्म की मुस्कुराहट थी और माइजा पत्थर की तरह साख्त खड़ी थी। आंखों में बेयकीनी थी कि ये सब इसका सजावल इसके लिए कह रहा है। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। इधर वो कुछ कहे बगैर इसके रास्ते से हटती चली गई, जैसे कुछ कहने को बचा ही ना हो। वो अपने आप को कैसे घर तक लाई थी कुछ पता न चला। वो बिल्कुल ही चुप होकर रह गई, जैसे अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाह, अपने आप से बढ़कर ध्यान रखा हो, जिसके होने के एहसास से आप जीते हो। जब वही शख्स रूह परवर अल्फाज कहे तो जीने का मकसद ही क्या रह जाता है। बुआ इसके रंग ढंग देखकर दहल गई थी। किसी अनहोनी का एहसास इनको हुला रहा था। वो बच्ची नहीं थी कि इसके अंदाज को ना समझती। माइजा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अदा को पता चला तो क्या होगा? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे ख़ानदान से भाई शादी करने का कोई रवाज नहीं है? मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे अदा को? इसको तो तुम जानते हो वो गुस्से का कितना तेज़ है। ये सब होना किसी क़यामत से कम नहीं है। कुछ एहसास भी है तुमको? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या नाम है इसका कोई अता पता? सजावल, बुआ इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो इसे सच्चे दिल से चाहा था, पर इसने मुझसे कहा कि मैं। फिर वो फूट फूट कर रो दिया। बाहर खड़े याज़ान को ज़मीन आसमान गर्दिश करते हुए महसूस होने लगे। असाब हिलकर रह गए। वो गज़बनाक होकर कमरे में दाखिल हुआ और खींच कर एक थप्पड़ माइजा के मारा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। इतने बुआ ने इसका हाथ पकड़कर इसे अल्लाह के वास्ते दिया कि इसकी हालत ऐसी नहीं है।
बुआ ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा और बाकी के अल्फाज आंसुओं में बह गए। माइजा गुमसुम सी कैफियत में बैठी हुई थी कि जैसे तमाम सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी हो। याजान दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। कोई इधर सोचने के बाद एक फैसला करके वो कमरे से बाहर चला गया। इधर नहीं दो तीन चंडा मार के नहीं ना दिन कोई फैर मार के ख़त्म कर दे। मुझे सजावल मलिक से मिलना है, इनसे कहिए ये अजान हसन आए हैं। मुलाजमा इनको ड्राइंग रूम में बिठाकर सजावल मलिक को बुलाने चली गई। अजान बेचैनी से इसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सजावल है। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने मुसाफा किया। जी कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, सजावल ने बैठते हुए कहा। देखिए मैं कोई लगी बांधी बात नहीं करूँगा, आप बताइए कि आप और माइजा एक दूसरे को कब से जानते हैं। सजावल ने माइजा के नाम पर चौंक कर इसको देखा और बोला, मैं और माइजा यूनिवर्सिटी फेलो, लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे। इसके लहजे में उलझन सी थी। मैं माइजा हसन का भाई हूँ, आपने जो करना था वो आप कर ही चुके हैं। खैर अब बताइए कि आप इसे शादी कब करें। सारी सूरत हाल आपको पता ही, जितनी जल्दी हो सके आपसे शादी कर लें। याजान ने नीची निगाहों से कहा। व्हाट, मैं और माइजा से शादी, हाउ इट्स पॉसिबल। मैं और माइजा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरे एक इशारे पर अपनी इज्जत दांव पर लगा दे। मिस्टर याजान, आप जिस मकसद के लिए मेरे पास आए ये कभी पूरा नहीं हो सकता और मुझे क्या मालूम कि वो बच्चा मेरा है भी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। सजावल मलिक, अपने हदों में रहो तो बेहतर है, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच भी सकता हूँ और ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और फिर अपने प्यार को अपनाने से इनकार क्यों कर रहे हो। और जिन गलत अल्फाज में तुमने मेरी बहन का जिक्र करे, अगर कोई तुम्हारी बहन के बारे में ये सब कहे तो तुम्हारा रद्दमल क्या होगा। मेरी बहन की जगह तुम अपनी बहन को रख कर देखो, फिर फैसला करना। याजान हसन गुस्सीली मगर धीमी आवाज़ में चिल्लाया। मेरी बहन तुम्हारी बहन की तरह अवारा नहीं है, खबरदार जो मेरी बहन का नाम लिया। सजावल ने उंगली उठाकर इसे कहा। ठीक है, मैं भी तुम लोग जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। आज जिस जगह पर मैं खड़ा होकर तुमसे बात करूँ ना, कल इसी जगह इसी मुकाम पर तुम खड़े होगे। ये याजान हसन का वादा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बर्बाद होना क्या होता है और किसी की इज्जत से खेलना क्या होता है। ये तो मेरी बहन की नादानी मुझे तुम्हारे दर पर ले, वरना तुम्हारे जैसे की तरफ तो याजान हसन निगाह उठाकर नहीं देखता। तुम क्या हो, क्या तुम्हारा स्टेटस क्या है। मेरे आगे तो कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें खड़े खड़े रोड पर ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कुछ भी नहीं। ये सज़ा तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी होगी। तकलीफ तो तुम्हें मैं वो दूंगा जिसका तुम्हें दर्द बहुत होगा। ये मेरी धमकी नहीं है सिर्फ, ये सब मैं करके रहूँगा। वह रौनक से बोला, फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। सजावल की निगाहें अब तक वहाँ ही थी जहाँ से याजान अभी गुजर कर गया था। तो फिर अपना उन्हें पूरा कर दिखाया जो उन्हें किया सी, अपने लफ्ज़ों में पूरा निकलिया। माइजा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। याजान इसे अस्पताल लिया। वो ना कुछ बोलती थी ना ही किसी से पहचानती थी। इसकी हालत देख देख कर याजान का गुस्सा हदों से गुजरने लगता। फिर इसका दिल चाहता कि वो सजावल मलिक को कत्ल कर दे और शायद वैसा कर भी गुजरता, लेकिन इतनी आसान मौत तो मैं तुम अभी भी नहीं दूँगा, कभी भी नहीं दूंगा। इसे तो ऐसी सजा दूंगा वो पल पल तड़पे, लम्हा लम्हा मरे। वो कहरालूद लहजे में बोला। आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हो गई। याजान परेशानियों, हम इसे ऐसी सजा देंगे वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। यावर ने इसके कंधे पर यावर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। यावर, मैंने इसकी बहन का पता करने के लिए कहा था, काम हुआ या नहीं। हाँ मैंने पता करवा लिया, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई। अरे यार, इससे भी तो इसे मैं तुम्हारी भाभी बनाऊंगा। इसकी बहन मेरी बीवी कहलाएगी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में मौत से भी बदतर कर दूंगा। जब जब वो तड़पेगी तो भाई भी तड़पेगा और तब मैं इसकी तड़प का मज़ा लूँगा। चेहरे पर मखसूस किस्म की तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन यार, इसकी बहन को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो, इसमें इसका क्या कसूर है। यावर ने हैरानगी से पूछा। कसूर तो मेरी बहन का भी नहीं था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चलो मेरी बहन तो मेरे पास है, चाहे किसी भी हालत में, पर वो तो अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा। अब तक जो हुआ वो हुआ जो वो चाहता था, और अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। बहुत जहरीली मुस्कुराहट थी चेहरे पर और यावर सिर्फ इसके चेहरे को देखता रह गया, क्योंकि वो जानता था कि जो वो कह रहा है वो करके भी रहेगा। इसका इंतकाम लेना कितना बुरा है ये वो सब जानता था। बुआ, मैं जाकर भाभी को खाना दूँ। हाँ जाओ, बच्ची ने कल से कुछ नहीं खाया, बस रोई जा रही है। नरमीन खाना ट्रे में रखकर इसके कमरे में चली। भाभी खाना खा लें प्लीज़, आपने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा खा लें। वो अभी तक रो रही थी। भाभी, रोने से मसले हल नहीं होते, खाना खा लें वरना अदा बहुत गुस्सा होंगे। मुझे नहीं खाना, प्लीज़ इसे ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। इतने में बाहर से ये अजान की आवाज़ आ रही थी, जो शायद फ़ोन पर किसी से बात करता। प्लीज़ भाभी, अदा आ रहे हैं, आप खाना खा लें। नरमीन चलो अपने कमरे में, अरीब तुम भी खाना खा लो, बुआ ने कमरे में आते हुए कहा और नरमीन को साथ लेकर कमरे से बाहर चली गई। याजान कमरे में दाखिल हुआ। वो हवस फ़ोन पर बिजी था। फिर याजान ने फ़ोन बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया। अरीब ने खौफज़दा होकर इसकी जानिब देखा, लेकिन वो इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वॉशरूम में चला गया। बात लेकर जब वो बाहर आया तो वो इसी तरह बैठी हुई थी। बेड से उठो और मुझे सोने दो। वो एकदम ही हड़बड़ा कर उठी। मैं बस उठ ही रही थी। और हाँ सुनो, ये खाना रखा है, इसे खाओ। मुझे अपनी बात बार बार दोहरानी ना पड़े। तुम इस घर में ऐसे ही रहोगी जैसे मैं चाहूँगा, समझी। अपने घर वालों का नाम कभी ज़ुबान पर न लाना, वरना ज़ुबान काट कर रख दूँगा। ये खाना खाओ और सो जाओ, तुम्हें कल सुबह तुम्हें काम भी करने हैं।
याज़ान सफाकी से कहता हुआ बेड पर लेट गया और अरीब चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। ज़िंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा, कभी सोचा ना था। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं? इन्होंने मेरे साथ निकाह भी कर लिया लेकिन दिल ये रिश्ते नहीं मानता है। आखिर भैया ने क्या किया था? मैं क्या करूं मौला, कुछ तो राह दिखा मुझे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो खामोशी से बर्तन उठाकर दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। घर के रास्तों का पता तो नहीं था। एक तरफ लाइट तो रोशन थी, वो इससे मत चलिए, तो सामने अंदाजे के मुताबिक किचन ही था। किचन में पहले से कोई था। अरे बेटा तुम क्यों लाई, मैं खुद ही ले आती। खैर आओ बैठो। बुआ ने इसके हाथ से बर्तन लेते हुए कहा, आंटी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर आप, मेरा मतलब है कि मुझे मेरे यहाँ होने की वजह बता सकती हैं। मेरे भाई ने ऐसा क्या किया जिसकी पादाश में मुझे यहाँ लाया गया? क्या मैं, ओहो यार, वजह जान सकती हूँ प्लीज़? मैं मज़ीद कुछ दिन ऐसी रही तो मर जाऊँगी मैं। आप आगे के अल्फाज रोने की वजह से मुंह में ही रह गए। देखो बेटा रो मत और आओ मेरे साथ। वो चुपचाप इनकी तकलीफ में चल पड़ी। यहाँ बैठो। मैं अपने कमरे में दाखिल होते बोली, बात ही ऐसी है कि शायद मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो शशोपन में मुबतला थी। जो कुछ भी है बता दे। अब मैं यहाँ ही इसी घर में रहना कि शायद आपको पता नहीं, वो शायद ही ज़िंदगी में मुझे छोड़े। मैं इनकी अना का मसला हूँ, इतना तो मैं इन दिनों में जान ही गई हूँ। वो नहायत ही सख्त लहजे में बोली। फिर बुआ ने जो कुछ भी हुआ था मनोन सुना डाला। इसके हवास सलब हो गई। इस इंकशाफ पर दिमाग झटकों की जद में था। भैया ने ये सब किया? ओ गॉड, ये क्या कर दिया भैया ने, ये तो गुनाह है। काफ़ी देर बाद वो बोली तो अजीब सा दर्द हलकुरे ले रहा था। हाँ बेटा तुम्हारे भाई ने ऐसा ही किया। जब भी तो ये अजान भी ये इंतहाई कदम उठा गया। वो बहुत प्यार करता है अपने बहन भाइयों से। जब से माँ बाप गुजरे तब से वो अपने बहन भाइयों के लिए माँ भी और बाप भी। और मैं तो इनके रिश्ते की पुप्पी हूँ। बेवा होकर इधर आके औलाद कोई थी नहीं, बस इन बच्चों की माँ बनने की कोशिश की। और सच्ची कहूँ तो इन बच्चों ने भी इतनी इज्जत दी। तुम भी मुझे अपनी माँ की जगह ही समझो। मैं अपने आप को मजबूत करो और जो यज़ान कहता है वही करो। फिलहाल वक्त का यही तकाजा है। और बेटा यज़ान दिल का बुरा नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतज़ार करो हालात ठीक होने का। रात बहुत हो गई, अब जाकर सो जाओ। इन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा और वो मुस्तरब सी होकर अपने कमरे में चली गई। यज़ान अपने आप से बेखबर होकर सो रहा था। चेहरे पर फतह का सुकून था, जीत का नशा था। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? इसमें मैं क्या करूँ? अजीब सी वहशत हो रही थी। वो माफूत ज़ैन के साथ सोफे पर गिर सी गई। आहो यार, कसूरवार वो है, माइजा कसूरवार है, सजावल कसूरवार है, ओदा इंतकाम यज़ान भाई इंदे को क्यों ले रहे हैं? ठीक है, इससे वो उसको तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन इंदा की कसूर आ, कुड़ी दा की कसूर आ, साडी हीरोइन दा की कसूर आ विच। अम्मा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले लेना। अहमद ने इनके करीब झुकते हुए कहा। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। हाँ हाँ तुम जाओ। वो निंदी हुई आवाज़ में बोली। अम्मा प्लीज़ चुप हो जाए, मैं ऐसा क्या करूँ कि आप खुश हो जाएं? अहमद ने नम आंखों से पूछा। मुझे एक बार तो इसके घर ले चल, मैं इसे देखना चाहती हूँ, अपनी बच्ची को भी, उस मजलूम को भी जो आज मेरे बेटे की वजह से इन हालों को पहुंची है। दोनों का दर्द एक ही है, एक ने अपना आप गंवाया, दूसरी ने अपने घर वाले और घर बार। अम्मा मैं आपको वहाँ लेकर नहीं जा सकता। आपको पता है कि वो लोग हमें अच्छा नहीं समझते, वो ना जाने कैसे बिहेव करें। अम्मा अईब का सामना करना मुश्किल है। वो हम भाइयों की कितनी इज्जत करती थी, कितना मान था इसे अपने भाइयों पर। इसकी आंखों में बिखरे ख्वाबों की किरचियाँ मैं नहीं देख सकता और ना ही रोता हुआ। मैं सजावल भाई को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। आज मेरी प्यारी बहन इनकी वजह से बर्बाद होगी और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। वो नहायत ही गुस्से से बोला। फिर भी मुझे जाना है, आखिरी बार अपनी बच्ची को देख लूँ, फिर भले अल्लाह मेरी जान ही क्यों ना ले ले। वो बेख्तियार सी होकर रो पड़ी। अम्मा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। बहन को खोया लेकिन ये इत्मीनान भी है कि वो इस दुनिया में है, चाहे जहाँ पर भी है, पर जिंदा है। पर आपको गंवाने का हौसला हमें नहीं है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अहमद ने इनका हाथ थाम कर इनको उठाया था। याजान विला के गेट के आगे गाड़ी रोककर नौफल और अहमद बाहर निकले। फिर अम्मा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर इनको आराम से बाहर निकाला। फिर इनका हाथ थाम कर याजान विला की तरफ बढ़े। घर क्या था? महल था। लगता था कि जैसे ख्वाबों के शहर आ गए हों। गार्ड्स ने इन्हें अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ते देखा तो रोक कर पूछा, आपको किससे मिलना? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। किधर यार? नरमीन जो लॉन में बैठी थी, इसने देखा तो इसने गार्ड्स को कहा, इन्हें अंदर आने दें। आप लोग कौन है और किससे मिलना है? नरमीन ने इनके अंदर आते पूछा। हमें अरीब से मिलना है। अहमद ने संजीदगी से कहा, अरे आप भाभी से मिलने हैं? आइए बैठिए, मैं इनको अभी बुला कर लाती हूँ। वो इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर याजान के कमरे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे पर दस्तक देकर दाखिल हुई। अदब, भाभी के घर वाले आए, इनसे मिलना चाहते हैं। नरमीन ने घबराते हुए इतला दी। याजान जो अपनी ऑफिस फाइल देख रहा था चौंक कर इसकी तरफ देखा। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा। और बुआ और अपनी भाभी को ड्राइंग रूम में भेजो। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? याजान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बेटा मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी जो भी रंजिशें और इख्तिलाफात हैं वो मेरे बेटे से, हमारे से नहीं। मुझे तुम्हारी बहन के साथ की गई ज्यादती का बहुत अफसोस है और इसके लिए मैं अपने बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे मेरी बेटी से तो मिलने दो। अम्मा ने अपनी आंखों में आई नमी साफ किया। अब आपके अफसोस करने से क्या होगा? जितना बुरा आपके बेटे ने करना था वो तो कर ही चुका है। अब मैं इसे वही दर्द महसूस करवाना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया था। याजान नहायत ही तलख लहजे में बोला। मिस्टर याजान, हमें इस बात का एहसास है कि हमारे भाई ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी बहन से मिलने दें। माना वो आपके निकाह में, लेकिन ये
लेकिन है तो हमारी बहन। अगर सजावल भाई ने बुरा किया तो अच्छा आपने भी नहीं किया, गलती अगर इनसे हुई तो आपने भी वही गलती दोहराई। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे शराफत से बात करें, ये हमारी मजबूरी है कि हमारी बहन आपके नहीं काम है। नौफल ने नहायत ही सर्द लहजे में कहा। यह अजान के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर आए, लेकिन फिर भी मुलाजमत से कहकर अलीब को बुलवा लिया। मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप अपनी बहन से मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी बार, और आइंदा के बाद अपनी बहन को मिसेस याज़ान की हैसियत से याद करना। ये कहते ही याज़ान ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। अरीब बुआ के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अपने घर वालों को देखकर खुशी से इनके जाने पड़ी और अम्मा की खुली बाहों में समा गई और फिर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी। इसका दिल भी भर आया। नौफल ने इन दोनों को अलग किया तो वो भाई के गले से जा लगी। दूसरी तरफ खड़े अहमद ने भी इसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और बेख्तियार इसके माथे पर प्यार किया और बोला, कैसी हो, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भाई, और आपको पता है भाई आज मैं यहाँ पर क्यों? मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, पर गलत तो मैं ये भी नहीं है, गलत तो मेरा अपना भाई है। अम्मा ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई ने इतना बुरा किया फिर भी ये लोग मेरे साथ अच्छी तरह पेश आ रहे हैं। अम्मा मैंने एक फ़ैसला किया, मैं अपने भाई की तमाम ज़्यादतियों का ज़ाला करूँगी। आप लोग दुआ करना कि मैं इस फैसले में साबित कदम रहूँ। तो क्या हुआ अगर हम मिल नहीं रखेंगे? आप लोग समझ लेना मैं इस मुल्क में नहीं हूँ, और मेरा क्या, मैं आप लोगों के बगैर रहना सीख ही लूँगी। भाई अम्मा का बहुत ख्याल रखना, और हाँ अपनी शादी पर बुलाना ज़रूर, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ। गले में आंसुओं का फंदा सा पड़ गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कह रही थी। इसका वक्त कमरे में चारों अफराद दुख की कैफियत में मुब्तला थे। सदा खुश रखे मेरे खुदा मेरी बच्ची, तुझे इतनी खुशियाँ मिले कि झोली कम पड़ जाए। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बहुत हौसले और सब्र वाली, और मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अपने घर के दुख सुख के लिए जीना आज मैं तुम्हें रुखसत करती हूँ। अम्मा ने इसके माथे पर प्यार किया और उठ खड़ी हुई। चलो अहमद, नौफल घर चलो, मैंने अपनी बेटी को खुश करने के बाद अल्लाह को बनाया, वो इसकी हर मुश्किल को आसान बनाएगा। और आप भी ख्याल रखिएगा बहन मेरी बेटी का, और इसका भी जो मेरी बेटी की वजह से इस हाल को पहुंची है। अहमद और नौफल ने बारी बारी इसके माथे पर प्यार किया और लंबे लंबे डग फटते हुए कमरे से चले गए। अब मैं चलती हूँ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, अल्लाह निगहबान। अरीब इनके जाने के बाद बेख्तियार होकर रो पड़ी। लगता था इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बुआ ने इसको अपने साथ लगा लिया। दूसरी तरफ खड़ी नरमीन भी इसके करीब आ बैठी। अगर कुछ खोया था तो कुछ पाया भी तो था। अब मुझे इस घर के लिए जीना, अब ये लोग ही मेरे अपने हैं। दिल को कुछ सुकून हुआ कि वो अकेली नहीं है। माँ की दुआएं, बुआ और नरमीन का साथ था। बेहतर यही है कि जीज़ को हंस कर गुजार दो, महसूस करोगे तो मुसलसल अजाब है। अपने फैसले पर वो बुरी दिलजमी से कायम थी और घर की जिम्मेदारी समझने में सरकर्ता थी। जब भी 2 दिन के बाद खाने के मेज़ पर मौजूद मोइज़ और हमजा ने इसको देखते ही उठना चाहा, लेकिन इसने इनका हाथ थाम कर रोक लिया। मेरे से नाराज़ किया तो बेशक इसको कायम रखो, पर प्लीज़ खाना खा कर जाओ। अदब भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप खाना खाएं, और आज तो भाभी ने सब चीज़ें आपकी पसंद से बनाई हैं। सच्ची बहुत ही मज़े का खाना बनाया। नरमीन को अरीब अपनी भाभी के रूप में बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो इसकी हर जगह तरफदारी करती नजर आती। इसके कहने पर इतना हुआ कि वो दोनों फिर से बैठकर खाना खाने लगे। खाना वाकई बहुत ही लाजवाब था। वो हम संजीदगी से खाते रहे। नरमीन तुम जाकर ये चाय इनको दे आओ, जब तक मैं किचन समेट लूँ। इसने खाने के बाद चाय हमजा और मोइस को देकर एक कप नरमीन को दिया। ये अजान को देने के लिए खुद किचन में चली गई। अदा ये चाय ले लें, फिर कोई काम करना, पहले चाय। नरमीन ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा, हाँ यहाँ टेबल पर रखो। इसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। वो चाय रखकर अरीब के पास किचन में चली जो खाने के बर्तन धो रही थी। भाभी ये काम आप क्यों कर रही हैं? ये काम तो मुलाजमों के करने के, इन्हें करने दे। अरे कुछ नहीं होता, ये थोड़े से तो बर्तन हैं, और रज़िया की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसे आराम करने के लिए सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। बुआ सो गई? इसने बर्तन सूखे कपड़े से साफ करते हुए कहा। हाँ बुआ तो सो गई, बुआ को शुरू से जल्दी सोने की आदत है, वो 9 बजे सो जाती हैं। मैं भी जाती हूँ सोने, फिर सुबह आँख नहीं खुलती, कॉलेज से देर हो जाती है। गुड नाइट भाभी। इसके जाने के बाद वो लाइट और किचन का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। वह हस्बे मामूल यूँ ही लैपटॉप पर मसरूफ़ था। वो बेड पर बैठकर यूँ ही इसे देखेगी। अब वो लैपटॉप की बजाय पेन हाथों में थामे सामने रखे कागज़ पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। सलोनी रंगत पर स्याह घनी मूंछें खासी पुरकशिश लग रही थी। सारी आंखें झुकी हुई थी। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बेतरतीब सा माथे पर झुकाया था। खड़ी सी नाक से मगरूर जाहिर कर रही थी और रोशन पेशानी जहानत को उजागर कर रही थी। दर हकीकत वो नज़रअंदाज कर देने के काबिल न था, बल्कि इसका एक एक अंदाज कई दिलों पर भारी पड़ता होगा। या अल्लाह, इनकी सेक्रेटरी का क्या हाल होता होगा? अरीब के दिल में एक ख्याल आया, फिर अपने ख्याल पर खुद ही हंस पड़ी। झुकी हुई साहिर आंखें हैरानगी से ऊपर उठी, नजरें चारों हुई। फिर इसने घबराकर दूसरी तरफ करवट बदली और सोने की कोशिश की। दूसरी तरफ वो भी सर झटक कर दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो गया। अरे कब से फ़ोन बज रहा है, कोई उठा क्यों नहीं रहा? हेलो कौन है? वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आप इनके सेल पर ट्राई कर लें, बिजी आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि आपको जो भी काम है मुझे बता दें, मैं इन्हें बता दूंगी। मैं इनकी मिसेस बात कर रही हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? दूसरी तरफ से जो खबर मिली वो इसके हवास पर बिजली बनकर गिरी। रिसीवर उठा कर रखा, मुश्किल रखा, और फिर बुआ की तरफ मतवजा भी, जो शायद फ़ोन की बेल पर इधर आई थी। बुआ बुआ वो माइजा का मिसकैरेज हो गया। अस्पताल से फ़ोन था कि अजान का नंबर बिजी आ रहा था। वो कह रहे थे कि इन्हें बता दें, डॉक्टर ने कहा है। बुआ का हाथ दिल पर जा पड़ा। वो ठीक तो है? बुआ ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया, आप याजान को फ़ोन करके बता दें। बुआ बहुत ही उदास होकर बैठी थी। तुम ही कर लो, मैं जब तक अस्पताल जाने की तैयारी करती हूँ। यखनी तुमने बना दी थी ना? बुआ ने जाते हुए पलट कर पूछा। जी बना दी थी, और फ्लास्क में भी डाल कर रख दी है।
और नंबर डायल करते हुए बोली। दूसरी तरफ पहली बैल पर ही कॉलर रिसीव होगी। हेलो, मैं अरीब बात कर रही हूँ। कहिए, क्या कहना है? दूसरी तरफ बरहम लहजे में पूछा गया। वो आपका सेल नंबर बिजी था, इसलिए घर पर अस्पताल से कॉल आई थी। अस्पताल बुलवाया आपको? फ़ौरन वहाँ पहुँचे, बुआ भी बस निकलने वाली है। कोई मसला तो नहीं? वो ठीक तो है ना? याज़ान के लहजे में फिक्रमंदी झलक रही थी। पता नहीं, बस यही कहा है कि आप फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है, तुम बुआ से कहो कि हमज़ा के साथ वहाँ आएँ, मैं भी बस वहाँ पहुँचता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसने भी ठंडी सांस भरकर रिसीवर रख दिया। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था। माइज़ा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई, लेकिन हाल बिल्कुल वैसा ही था, गुमसुम, अपने आप में मगन। किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अरीब का चेहरा काफ़ी देर तक देखती रही, पर बात नहीं करती थी। इसकी ऐसी हालत देखकर तीनों भाई दिल ही दिल में कुटते रहते थे। अरीब भी माइज़ा की देखभाल कर रही थी, इसके खाने पीने का ध्यान रख रही थी। वो नर्सों का भी बंदोबस्त किया 2 नर्सों का भी बंदोबस्त किया गया, जो रात को इसकी देखभाल करती थी। वैसे तो बुआ भी रात इसके पास ही सोती थी। ज़िंदगी का नाम है गुजरना, और वो गुजर रही थी। चाहे जैसे भी हो, अरीब माइज़ा को देखकर अक्सर सोचती थी कि ये कितनी खूबसूरत है। आपने ऐसा क्यों किया भाई? कितनी अच्छी लगती है आपके साथ चलते हुए। अब तो कैसी गुमसुम होकर आएगी। काश मैं इनकी खुशियाँ इनको लौटा सकती। अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, इनको इनकी खुशियाँ लौटा दे। वो दिल से दुआ को थी। मौसम का काफ़ी सर्द था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं माहौल को खुनकी बख्शती चारों तरफ फैली हुई थी। श्याम ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सरमई आंचल ओढ़ना शुरू कर दिया था। वो कब की टेरेस की ग्रिल से टेक लगाए खड़ी थी, लेकिन सारा ध्यान इस शख्स की जानिब था जो अनजाने में इसकी सोचों का महवर बन गया था। लेकिन इसकी नज़र में इसकी हैसियत ना होने के बराबर थी। अरे बेटा, सर्दी पड़ रही है, अंदर कमरे में आ जाओ। वो भी सामने नज़र टिकाए खड़ी थी। अब जब पीछे से बुआ ने इसे आवाज़ दी, आ रही हूँ बुआ। जानती थी मैं तुम इधर ही होगी, इसलिए मैं तुम्हारी कड़क चाय बनाई लाई हूँ। ओह शुक्रिया बुआ। वो इसके हाथ से चाय पकड़ कर तशक्कुर से बोली तो वो बुआ मुस्कुरा दी, फिर इसका सर थपथपा कर नीचे चली गई। वो चाय के छोटे छोटे घूंट लेती, फिर से सामने देखने लगी। इसे वहाँ खड़े 3 मिनट ही हुए थे कि याज़ान की गाड़ी गेट से अंदर आती नजर आई। वो चाय ख़त्म करके नीचे चली आई। इसके कमरे में पहुंचने तक वो अपने कमरे में जा चुका था, तो वो किचन में चली गई और चाय का पानी रखा। जब तक चाय बनी, हमजा और मोइस भी आ चुके थे। पहले इन दोनों को चाय दी, फिर इसका कप लेकर कमरे में, तो शायद वो अभी नहा कर निकला था, क्योंकि बाल अब तक गीले थे। ये आपकी चाय, वो झिझकते हुए बोली। वहाँ टेबल पर रख दो। क्या मेरे सर पर अंडेलनी है? अजीब काटदार लहजा था इसका। वो बिलबिला कर आएगी। कमरे में जा बचा चीज़ें बिखरी पड़ी थी। टाई पिन टेबल पर पड़ी थी। एक शूज़ वार्डरोब के पास और दूसरे ड्रेसिंग टेबल के पास। बेल्ट और कोट सोफे पर थे। आज शायद मूड ठीक नहीं है। अल्लाह जाने कभी ज़िंदगी में मुस्कुराए भी होंगे या नहीं। पूरे 2 माह तो हो गए होंगे मुझे इस घर में आए हुए, एक हल्की सी मुस्कुराहट नहीं देखी इनके चेहरे पर। आप कमरे में किस कदर गंद करते हैं? वो इसके शूज़ रैक में रखते हुए बोली। इससे तुम्हारा क्या? ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ जो भी करूँ तुम होती कौन है ये सब कहने वाली? इंतहाई तुर्श लहजे में इसकी बात काट कर बोला तो इसकी आंखें पानियों से भर गई। वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। न जाने कुछ दिनों से वो इसके हवासों पर छाने लगी थी। इसकी आंखों में आई नमी से बेचैन करती थी, न जाने क्यों। कुछ देर बाद नहाई थी झंझलाई हुई आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो जल्दी से पलक के झपकती इसकी तरफ देखे बगैर दौड़ने के अंदाज में चल पड़ी। पीछे इसने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज़ पर दरवाजे से पार होते इसके कदम एक पल के लिए रुक गए। गैर इरादी तौर पर इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो न जाने क्यों हारे हुए जवारी की तरह आंखें मूंदे लब फेंचे बालों में उंगलियां चला रहा था। वो रुख मोड़कर चल पड़ी, लेकिन आंसू बहुत बड़ी तेजी से आंखों से बह रहे थे। अरे भाभी, आप कहाँ हैं? नरमीन की आवाज़ पर इसने जल्दी से अपने बहते आंसू साफ किए, जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। क्या बात है, क्यों मुझे ढूंढती फिर रही हो? कोई काम था क्या? इसने अपने लहजे को बर्दाश्त बनाया। हाँ, वो मुझे आपसे एक रेसिपी पूछनी थी। चलो किचन में चलते हैं, वहाँ पर ही बताती हूँ। डिनर की तैयारी भी तो करनी है। जब तक खाना तैयार हुआ तब तक वो फ़ोन पर अपनी दोस्त को रेसिपी बताने चलेगी। खैरा, तुम जाओ, सबको बुला कर लाओ। रज़िया, तुम खाने की बर्तन टेबल पर लगाओ। जब तक खाना टेबल पर लगा तब तक सब अपनी अपनी सीट संभाल चुके थे। तुम्हारे भाई नहीं आए नरमीन? भाभी अदा किसी काम से बाहर गए, कह रहे थे कि रात देर से आऊँगा और डिनर पर मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरमीन ने कबाब अपनी प्लेट में रखते हुए जवाब दी। तो वो जानती थी कि वो इसके साय से भी दूर भागता था, लेकिन खाना तो सबके साथ खाना चाहिए था। इसकी रंगत में तगय्युर हो गई। अपने तासुरात हत्तुल मकदूर छुपाते हुए फिर से गोभी। हमजा, ये डिश लो ना, ये मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनाई है। प्लीज़ मिसेस याज़ान, आप अपने काम से काम रखिए। हमारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, और हमें जो कुछ भी लेना होगा हम खुद ही ले लेंगे। ये हमारा अपना घर है। वक़्तियत से बोला वो एकदम ही आंखों में आई नमी छुपाने के लिए डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। हमजा और मोइज़ एक दूसरे को देखते रह गए। नरमीन भी खाना अधूरा छोड़कर जा चुकी थी। माइज़ा तो न होने के बराबर थी, लेकिन बुआ ने इनको अफसोस भरी नज़रों से देखा। ये तुम लोग किस अंदाज में अपनी भाभी से बात करते हो? और जो कुछ हुआ इसमें इसका क्या कसूर है? आइंदा बात करने से पहले 1000 मरतबा सोचना। ये जितना घर तुम्हारा है इतना इसका भी है, और आइंदा इसका और अपने रिश्ते को दरमियान में रखकर बात करना। इसे वही इज्जत दो जो घर के फ़र्द को दी जाती है। मुझे बार बार अपनी बात दोहरानी ना पड़े। बुआ ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो वो दोनों शर्मिंदा होकर सर झुका गए। आहो, उनका की कसूर है जे तुसीं सिर ते सहन कर दे पे? एक तुहानूं इज्जत दे रही आके, तुहानूं खाने पका के दे रही, सारा कुछ करी, फिर तुहानूं नहीं इज्जत पच रही। रात में वो घर ही ना लौटा तो किसी और ने तो महसूस नहीं किया, मगर वो इसकी इस बेतनाई को भी भांप गई। सारी रात इसने रोकर गुजारी, तभी तो सुबह उठते सूजी आंखें पसमर्दा चेहरा हो चुका था। सामने देखा तो इस वक्त ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया था। न जाने वो रात कब आया। वो
धकेलता हुआ ब्रीफकेस पकड़े बाहर निकलने लगा तो इसके सामने जा खड़ी हुई। रात आप डिनर पर क्यों नहीं थे और रात घर भी नहीं आया क्यों? एकदम इसने सवाल दागा तो नागवारी से देखने लगा। मैं कुछ बिजी था। फिलफॉर इसके सामने से हटना चाहता था। बिजी थे या आना नहीं चाहते थे? नहायती चुभते हुए लहजे में इसने पूछा। तुम जो भी समझ लो और प्लीज़ मुझे जाने दो। वो क्लाई मोड़ कर घड़ी देखने लगा। यार हट जा रीप साइड से। इन्नू इज्जत नहीं पचनी, इन्नू नहीं पचनी इज्जत, ना देना नहीं इज्जत। आप इतने बेहिस क्यों हैं? शायद तुम्हें लगता हूँ। इसने कंधे उचकाकर ब्रीफकेस दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और जेबें टटोलकर गाड़ी की चाबी होने की मौजूदगी को महसूस किया। फिर इसके सामने आने से इसको रुकना पड़ा। इसने अजीब सर्द निगाहों से देखा। ये अजान मैंने आपके लिए माइंडेड में लोगों को इनकी हद में रखने का कायल हूँ। क्या मैं भी आपके लिए लोग हूँ? वो टूटे लहजे में बोली। कुछ मुख्तलिफ भी नहीं हो। इसने सर झटक दिया। वेल मुझे इजाज़त दें। वो बेमरवती से कहता गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। कितने बेहिस बेमरवत शख्स हो अजान हसन, इसने दुख से सोचा। सजावल ने अपने आप को बिजनेस में इस कदर मसरूफ़ कर लिया कि इसको ना तो सुबह का होश था और ना ही शाम का। और इस रात दिन की मसरूफियत में इसने एक फ़ैसला किया और इस पर अमल पैरा होने के लिए अजान के ऑफिस जा पहुंचा। ये अजान की सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इसके आने की इतला दी। दूसरी तरफ से ये अजान ने नहायती नागवारी से रिसीवर को देखा। अरे आप इनको अंदर भेज दीजिए। सर आप अंदर जा सकते हैं। सेक्रेटरी ने इंटरकॉम रखने के बाद वो इसके कैबिन की तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, सजावल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। इतने अच्छे तो हमारे मरासिम है नहीं कि हम एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करें। खैर कहो क्यों आए हो? क्या अपनी बहन का पता यानी खैरियत पूछने आए हो? इसने इस्तज़ाई हंसी के साथ कहा। नहीं मैं अपनी बहन की बात करने नहीं आया बल्कि मैं तुमसे तुम्हारी बहन को मांगने आया। सजावल ने नहायती इत्मीनान से धमाका किया। व्हाट? यह जानी एकदम ही अपनी सीट से उठ गया। देखो मेरी बात तहम्मुल से सुनो। मैं वाकई खलूस दिल से तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ये मैं अरीब की वजह से नहीं बोला बल्कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं कि मैं वाकई गलत था। आज मुझे एतराफ़ करने में कोई कबाहत नहीं कि मैं माइज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ इनकार करने से पहले माइज़ा से ज़रूर पूछ लेना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और इस बारे में सोचना ज़रूर। इस फैसले में हम दोनों के लिए बेहतरी है। अब मैं चलता हूँ। यह अजानपुर सोच अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से सजावल अभी गुजर कर गया था। इसके लिए सोचो कि नई दरबार कर गया। ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ भी सेट हो जाना। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ कर देना। चलो वो स्टार्ट में नफरत चलेगी और फिर वो सारा सिस्टम हो जाएगा। तो ਇਹਦਾ ਕੀ कसूर है भाई? ਉਹ रीब ਦਾ तो ਉੱਥੇ ही मामला रह गया ना। जब सीने के अंदर सांस के दरिया डोलते हैं, जब मौसम सर्द हवाएं चुप में खोलते हैं, जब आंसू पल के रोलते हैं, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। सजावल तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुमने इस प्यार की लाज तक नहीं रखी। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम मेरे बच्चे के कातिल हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने कभी चाहा था। तुम तो कोई आम से मर्द हो। मेरे सजावल नहीं हो। अगर होते तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते। आई हेट यू। रात की तारीकी में अपने आप से हम कलाम थी और माइज़ा और बेख्तियार रोई जा रही थी। मैं अदाई अजान का सामना नहीं कर सकती इसलिए चुपचाप रहती हूँ और हमारी वजह से तुम्हारी बहन सजा पा रही है। वो तो बिल्कुल बेकसूर है पर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती और अगर कुछ कहूँगी तो अदा पता नहीं क्या करेंगे। अदा इसके साथ अच्छा नहीं करे और इस काबिल नहीं है कि इसे नज़रअंदाज किया जाए। सजावल तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है लेकिन एक बात इसमें है कि वो तुम्हारी तरह बेहिस बेदर्द और बेवफा नहीं है। वो इतनी अच्छी है कि मैं शर्मिंदा हूँ इससे कि मेरी वजह से किस क्राइसिस से गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन अदा इसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देंगे। वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो बहुत अच्छी है। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया ना फिर भी तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है। तुम इतने बुरे हो फिर भी इस दिल में क्यों रहते हो? मैं तुम्हें सोचना नहीं चाहती। तुम मेरे जज्बों के कातिल हो। वो अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। कमरे के बाहर से गुजरते ही अजान के कदम एक पल के लिए रुके फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ के। कमरे में आकर भी इसके जहन में माइज़ा की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी जो दिलो दिमाग पर कोड़े बनकर लग रही थी। तो क्या माइज़ा अब भी? तो अब मैं क्या करूँ? वो मुस्तरब होकर इधर उधर टहल रहा था। फिर नज़र सोई हुई अरीब पर जा टिकी। इसे देखते ही अजीब से एहसास जाग उठते थे। दिल इसकी तरफ खींचता था। काफ़ी देर तक वो इसे बगौर तकता रहा। फिर धीरे से इसके करीब बैठ गया। इसकी नज़रों की तपश थी या कुछ और। बहरहाल इसकी आंखें खुल गई और फिर अपने बहुत ही करीबी आजान को देखा तो हैरान रह गई क्योंकि आज से पहले ना तो वो इसके करीब आया था ना ही इसको छूना। वो तो इसको छूना ही गुनाह समझता था। आपको कुछ चाहिए? वो हरासा होकर पूछने लगी। क्यों? कुछ चाहिए हो तो तभी तुम्हारे करीब बैठा जा सकता है। मैं तुम्हारे करीब नहीं बैठ सकता। वो अजीब गंभीर लहजे में कहा इसने। नहीं वो एकदम ही पीछे की तरफ हटी। दिल यक लख्त रुक के आज तो इसके तेवर ही बदले हुए थे। वो जितना इससे पीछे हटी थी इसने इसको अपने इतना ही करीब किया। इतना करीब की सांसें इसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन रो रही है तो मैं इसकी बहन को इतने सुकून से कैसे रहने दे सकता हूँ? तुम्हें तो आज तक गौर से देखा तक नहीं। लहजे में खुशकी और रौनक बसी थी। वो खौफजदा होकर इसे देख रही थी। फिर अपनी आंखों में आई नमी और रंधे हुए लहजे में बोली। आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? आप में और भाई में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों तरफ से हम लड़कियों की हार हुई है। जीते तो आप दोनों हैं। हम तो सिर्फ खिलौना जिसे आप लोगों को खेलने के लिए दे दिया गया। इसके तज़हीक भरे अल्फाज पर वो तिल मिलाकर उसको अपनी बेख्तियार अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया।
तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर हो, बल्कि तुम यहाँ पर अजाले के तौर पर आई हो। अपनी औकात में रहना सीखो और आइंदा के बाद अपनी ज़ुबान बंद ही रखना। मैं तुम्हारे भाई को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बेड की दूसरी तरफ लेट के सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेड के इस कोने पर लेटी अरीब की सिसकियाँ इसको बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। अब मुझे सोने भी दोगी या नहीं? बंद करो अपनी बिन बन। याजान ने करवट लिए बगैर खुदरे लहजे में कहा, लेकिन इसके कहने से इसकी सिसकियाँ और ज़्यादा तेज़ हो गई। अब अगर मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। इसकी सेमत करवट लेते हुए तपे हुए लहजे अंदाज में बोला। ये भी कर गुजरे, आपका क्या जाएगा? वो हवस रोते हुए और गुस्से में बोली। याजान ने इसे एकदम ही अपनी तरफ खींचा। वो तो बेख्तियारी सहम गई। अब नहीं रोंगी, छोड़िए मुझे प्लीज़। इसके सीने में चेहरा छुपाया अरीब का पूरा वजूद लरस रहा था। वो दबे दबे गुस्से में चिल्लाई तो याजान ने इसको छोड़ दिया और फिर से करवट के बल सोने की कोशिश करने लगा। इस खामोशी से छोड़ने पर अरीब को सख्त हैरानी भी, फिर सुकून का सांस लेकर खुद भी सोने लगी। वो नफ़रतों के सवाल करते, मोहब्बतों के जवाब मांगे कि मेरे हिस्से में कांटे लिखकर वो मुझसे ताज़ा गुलाब मांगे। ये चाहतों की कड़ी मसाफत चले हैं तन्हा शिकस्त खोरदा, कोई तो मेरा दर्द जाने, कोई तो इससे हिसाब मांगे। हेलो, मैं याजान बात कर रहा हूँ। तुम अपनी वालदा के साथ आकर किसी भी दिन शादी की तारीख ले जाओ। मैं तैयार हूँ माइजा की तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए। दूसरी तरफ से सजावल ने क्या कहा इसने नहीं सुना, बस अपनी बात कहकर रिसीवर रख दिया। इसके लिए चाय लाती अरीब के हाथ से कप छूटकर ज़मीन बूस हो गया। कप के गिरने की आवाज़ पर पलटा, फिर इसने इसके खड़े देखकर दोबारा दूसरी तरफ मतवज्जा हो गया। आप किससे माइजा की शादी करवा रहे हैं? आप जानते को भी ठीक नहीं। तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो इसकी बात काट कर बोला। और हाँ सुनो, इसको चुपचाप पलटते देखकर पुकारा। माइजा को बता दो कि मैंने इसकी शादी तय कर दी, वहीं जहाँ इसकी खुशी, और तुम भी कान खोल कर सुन लो। माइजा की शादी सजावल से हो ज़रूर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी गलती माफ़ कर चुका हूँ। ना ही मैंने माइजा को माफ़ किया। तुम सजावल से मिलोगी सिर्फ मेरी बीवी बनकर और माइजा की भाभी बनकर, ना इसकी बहन बन, ना कि इसकी बहन बनकर। अगर ऐसा हुआ तो टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, तो जिसकी वजह से याजान की बात अधूरी लगी। वो भी जैसे होश में आई। अदा गुड मॉर्निंग, ये मैं आपको फ़ाइल देने आया था, वो ऑफिस जाते हुए लेते जाइएगा। नौफल नहीं यार, इसके भाई का नाम मोइज़ था। मोइज़ और वो था। अभी यहाँ पे इन्होंने ना, मुझे पहले याद आ रहा था कि इन्होंने ना नाम दी गड़बड़ की थी, लेकिन हम इसको मोइज़ ही बोलेंगे क्योंकि नौफल तो उसके भाई का नाम था। ये इसको चलो इसके भाई का नाम अभी इन्होंने बदल दिया तो इसका नौफल ही कर देते। नौफल ने फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्यों तुम ऑफिस नहीं जा रहे? याजान ने फ़ाइल इसके हाथ से लेते हुए पूछा। नहीं, आज साइट पर कुछ काम है, मुझे मेरा वहाँ जाना होगा, इसलिए अच्छा अब मैं चलता हूँ। नौफल नाश्ता करके जाना, सब कुछ तैयार है। अरीब ने बाहर जाते नौफल से कहा। अच्छा। वो मुख्तसर सा जवाब देकर चला गया। आप भी नाश्ते के लिए आ जाएं। वो कमरे से बाहर निकलेगी, याजान की आवाज़ पर रुकना पड़ा। मैंने जो तुमसे कहा वो जाकर सबको बता दो, और हाँ बुआ के साथ जाकर माइजा की शादी की शॉपिंग भी कर लेना। जी अच्छा, जो आप कहें। वो कहते हुए चलेगी। नाश्ते की टेबल पर सभी थे। माइजा तुम्हें एक बात बतानी है, बल्कि आप सबको, कि याजान ने माइजा की शादी तय कर दी और जिससे शादी तय हुई है वो कोई और नहीं, सजावल भाई है। इसकी बात पर नाश्ता करते सब अफराद शॉक्ड रह गए। इस शख्स ने जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसी से अदा ने इसकी शादी तय कर दी। नौफल हमजा ने नहायत ही गुस्से से कहा। क्या बात है हमजा, इतने गुस्से में क्यों? याजान ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। अदा ये जो भाभी कह रही हैं, क्या ये सच है? माइजा की शादी आप सजावल से करें? हमजा ने वापस बैठते हुए पूछा। हाँ, मैं इसकी शादी सजावल से करवा रहा हूँ। तुम दोनों रात को मेरे कमरे में मिलो, सारी तफसील मैं तुमको रात को बताऊंगा। अब जल्दी से नाश्ता करो और ऑफिस के लिए निकलो। याजान ने दोस्त पर मक्खन लगाते हुए कहा और अरीब को चाय बनाने को कहा। अरीब जब हमजा के भाभी के कहने पर ही हरासा सी खड़ी थी, इसके इशारे पर फ़ौरन चाय बनाने लगी। और फिर इन सब के ऑफिस जाने के बाद बुआ ने इससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी बताया याजान ने? नहीं बुआ, इन्होंने मुझे मज़ीद कुछ नहीं बताया। ये तो मैंने इत्तफाकन तौर पर सुन लिया, वरना इनका कोई इरादा नहीं था मुझे बताने का। शायद आपको बताते, मैं जाकर माइजा को बताती हूँ। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो इसके कमरे में आई तो वो चुप सी बैठी थी। माइजा बेटा मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी भाभी ने जो तुमसे कहा कि तुम्हारी शादी सजावल से हो रही है। बुआ, मैं इस शख्स से कभी शादी नहीं करूँगी। आप अदा को मना करें, मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तुम रह सकती हो या नहीं, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से ही हो रही है और इतवार के दिन सजावल के घर वाले रहे। अब मज़ीद तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब और कितना बेइज्जत करना है तुमने, और अब और बकवास करने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे साथ आओ। याजान ने पहले माइजा को सुनाया, वो फिर दम्बा खुद खड़ी अरीब से कहा। नौफल ने जो फाइल इसे दी थी वो यहीं पर भूल गया था, इसको लेने के लिए आया कि माइजा की आवाज़ सुनकर इसके कमरे की जानिब बढ़ा। फिर इसको अपना फैसला सुनाकर अरीब को साथ लिए कमरे में चला है। वो वाली फ़ाइल लाकर तो जो मैंने कल रखने को दी थी, ये ले फ़ाइल। अरीब ने जल्दी जल्दी से फ़ाइल निकाल कर इसे दी। कुछ और चाहिए तो बता दे, इसने डरते डरते पूछा। तो इसे घूरते हुए फ़ाइल लिए चला गया। इसके जाते ही अरीब ने कदे सुकून का सांस लिया। माइजा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब भी आप खाने से इनकार करिए। प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लें। अरीब ने खाने की ट्रे इसके सामने रखते हुए कहा। भाभी प्लीज़ ये खाना आप ले जाएं, मैं नहीं खाऊंगी। अदा क्यों मुझे इस बेवफा से ब्याना चाहते हैं? प्लीज़ आप अदा से कहें, मैं इससे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। माइजा रोते हुए
कह रही थी, देखिए माइज़ा, रोने से मसले हल नहीं होते। अगर हो जाते तो मैं भी रो धोकर तमाम मसले हल कर लेती। और जहाँ तक आपके भाई का फ़ैसला, इसे तो मैं तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरा भाई बहुत अच्छा, मुझे पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी आप सजावल भाई से शादी करें, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको अपनाएगा तो एक ना एक दिन ज़रूर ताना ज़रूर देगा। मगर वो आपको जानते हैं, वो आपको ताना नहीं देंगे। क्यों क्यों नहीं दे सकता? इसने मुझे कहा कि मैं कैसे यकीन करूँ कि ये बच्चा मेरा, ये किसी और का नहीं। आपको क्या पता कि इसने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए? माइज़ा इसकी बात काट कर बोली तो अरीब एकदम ही खामोश हो गई। लेकिन मैं अब भी इस शख्स को दिल से नहीं निकाल पा रही। भाभी, मैं कैसे इस शख्स के साथ शादी कर लूँ जिसने मेरी इज्जत मेरे भाइयों के सामने दो कौड़ी की कर दी? मैं तो अदा, यज़ान, नौफल और हमजा से नज़र तक नहीं मिला पाती। मेरा दिल चाहता है कि मैं इनके सामने आने से पहले ही मर जाऊँ। मेरी वजह से आज आप मेरी भाभी के रूप में मेरे सामने हैं। भाभी, मैंने तो आपके साथ भी बहुत बुरा किया, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। आप तो अपने भाई और अम्मा से भी नहीं मिल सकती, सिर्फ मेरी वजह से मुझे माफ़ कर दें। इसने अरीब के साथ सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे भाई सब कुछ भूल जाएंगे और सजावल भाई को माफ़ कर देंगे। तुम दुआ करो मैं अपने भाई और अम्मा से मिल सकूं। अभी तो मैं अपनों का नाम भी नहीं ले सकती। अरीब ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, तुम खाना खा लो और जो तुम्हारे अदा कहें वो मान लो। वो कभी गलत नहीं करेंगे। इस फैसले के पीछे इनकी कोई ना कोई सोच ज़रूर होगी। अरे वाह भाभी, आप तो अदा को बहुत अच्छी तरह समझ गई कि आपको इनसे मोहब्बत हो गई है। नरमीन, जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, अब शरारत से पूछ रही थी। अरीब तो एकदम ही चहम गई, गालों पर सुर्खी दौड़ गई। बदतमीज़, चुप हो जाओ। माइज़ा, तुम खाना खा लो, मैं ज़रा हमजा और नौफल को दूध देकर आती हूँ। वो दूध की गिलास लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ रही, क्योंकि वो यज़ान के साथ ही बैठे थे। इसके दाखिल होने पर वो लोग खामोश हो गए। इसने जल्दी से दूध की गिलास टेबल पर रखी और जल्दी से बाहर आ गई और बाहर लॉन में चली गई। पोर्टिको की लाइट्स ऑन थी। वसी लॉन में सन्नाटा तारी था। न जाने सजावल भाई ने अम्मा को कैसे राज़ी किया होगा। वो सर्दी से बेनियाज होकर लॉन की सीढ़ियों पर बैठी थी। अपने इर्द गिर्द की भी से परवाह नहीं थी। शाला गिरकर कदमों में आ गई थी। यहाँ क्या कर रही हूँ? मरने का इरादा? इतनी सर्दी में बाहर बैठी हूँ, चलो कमरे में, अभी तुम्हें ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। याज़ान ने संजीदगी से कहा। अरीब इसके अचानक आ जाने पर डर सी गई और दिल थक थक कर रहा था। आप बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर बाहर बैठ जाती हूँ। अरीब नज़र झुकाकर धीमे लहजे में बोली, ठीक है, तुम जाओ। अरीब को इनका अंदाज गुमसुम सा लगा, जैसे वो अंदरूनी खलफशार का शिकार हो, लेकिन फिर भी कुछ के बगैर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। देखें, हम सब ने अपनी अपनी जगह तो सैट हो जाना। सैटिंग तो रीर दी भी हो जानी है, यज़ान हसन ने फ्लैट हो जाना ओहदे ते, बट मसला तो वही है ना, गलती तेरी भी नहीं है, एड्डी सारी ना माफ़ी देइए डंगर। आज इतवार का दिन था। अरीब के कदम और नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ बढ़ती और फिर पलट जाती। नौफल और हमजा लाउंज पे बैठे कब से इसकी बेकरारी को नोट कर रहे थे। क्या बात है भाभी, आपको किसी का इंतज़ार है? नौफल ने संजीदगी से पूछा। नहीं तो तुम्हें क्यों लगा कि मुझे किसी का इंतज़ार है? वो बुरी तरह हकला कर रहेगी। शाम 4 बजे तक आपके घर वाले आएंगे, आप जब तक यहाँ आकर बैठे। हमजा ने इसका हाथ थाम कर सोफे पर बिठाया, खुद दो जना होकर इसके सामने बैठ गया। भाभी, हम आपका दुख समझते हैं, फिर अपनी बहन का दुख सोच कर गुस्सा आ जाता है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमने आपसे बहुत बदतमीज़ी की है। आप हमारे इस भाई की बीवी है जो हमारे लिए बड़ा भाई, बाप, माँ सब कुछ है, इसलिए आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भाइयों की कमी पूरी कर सकें। हमजा ने इसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा। नौफल ने भी इसके सर पर हाथ रखा। अरीब खुशी से मुस्कुरा दी। तुम्हारे भैया आ रहे हैं, प्लीज़ इनके सामने कुछ मत कहना। अरीब ने एकदम ही अपने बहते आंसू साफ किए। अरे अहमद, तुम? हमजा ने सजावल लोगों के साथ अहमद को देखकर हैरानगी से कहा। हमजा, तुम यहाँ? वो भी इससे कम हैरान न हुआ। तुम सजावल मलिक के भाई हो? हमजा ने पूछा। और तुम मेरी बहन के देवर? ओ माय गॉड। दोनों कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे, लेकिन आज तक ये दोनों एक दूसरे के घर के नहीं गए थे। प्लीज़ आप लोग बैठें। वो दोनों मुस्कुराते हुए बैठ के। अम्मा की नज़रें बेचैनी से रीप को तलाश कर रही थी। वो इनके साथ आकर वो यज़ान के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, लेकिन फिर एक पल को कदम रुके। मार भाइयों को देखकर दिल चाह रहा था कि सब भूल भाल कर इनके गले लग जाए। लेकिन यज़ान का खौफ भी साथ था। सिर्फ सलाम करके वो यज़ान के बराबर बैठ गई। मुलाजमा कोल्ड ड्रिंक सर्व करके जा चुकी थी। देखो बेटा, हम तुमसे तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने और इसी हफ्ते के अंदर शादी भी करना चाहते हैं। माँ ने यज़ान के सामने अपनी बात रखी। मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप जब चाहें बारात लेकर आ सकते हैं, हमारी तरफ से सब तैयारियां मुकम्मल है। अरे बेटा, मुलाजमा से कहो कि मिठाई लेकर आए, सबका मुँह मीठा करवाना है। जी अच्छा। अरीब उठते हुए बोली। भाभी रहने दे, मैं जाकर कहता हूँ, आप बैठिए। हमजा ने इसको बिठाया, खुद ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। सजावल मलिक, एक बात तुम पर वाज़ेह कर दूँ, इस शादी से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना मेरी सोच का नज़रिया बदला, मेरी मिसेस से आप लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इस शादी के बाद भी मेरी बहन तुम जैसे इंसान को पसंद ना करती तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी बहन के आंसुओं की वजह से, जो इसकी आंखों से तुम्हारे लिए बहते हैं। बहरहाल आप लोग एक हफ्ते में बारात लेकर आना चाहते हैं, तुम हमें कोई एतराज़ नहीं। आप क्या कहती हैं बुआ? यज़ान ने संजीदगी से बुआ से पूछा। हाँ ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, बुआ खुशदिली से बोली। यज़ान के मोबाइल पर बीप हुई, वो एक्सक्यूज़ करता बाहर चला गया। इसके जाते अरीब बेख्तियार
ही अपनी अम्मा की तरफ बढ़ी, के गले लग गई। इन्होंने भी इसे बेकरारी से अपनी आगोश में ले लिया, फिर इसके माथे पर प्यार किया। बुआ मुस्कुराते हुए नम आंखों से बोली, बहन मैं कोशिश तो करती हूँ कि इसका आप जितना ख्याल रख सकूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, आप यकीनन बहुत ख्याल रखती होंगी। अरीब भाइयों से मिल रही थी कि याज़ान दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो वो सटपटाकर मोइज़ से अलग हुई, लेकिन याज़ान की आंखों में जो इस वक्त कहर था वो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हो कि चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो गया। माइज़ा को रुखसत करवा के सजावल मलिक ले आया था। आज वो इस शख्स की ख्वाबगाह में मौजूद थी जिससे कभी इसने बेपनाह बेहिसाब प्यार किया था, लेकिन आज इससे इतनी नफरत करती थी। दरवाज़ा खोलकर सजावल अंदर दाखिल हुआ, फिर इसके करीब आकर बैठा। माइज़ा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सजावल ने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। माइज़ा ने एकदम ही हाथ इसके हाथों से छुड़ाकर बोली, मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी मैंने सिर्फ अपने भाइयों की इज्जत के लिए की है। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने भाइयों के सामने सर नहीं उठा सकती। प्यार तो तुमने भी किया था, पहल तो तुमने भी की थी, तो फिर कसूर मेरा ही क्यों ठहराया गया? अब तुमने मुझसे क्यों शादी की? मैं तो अब भी वही लड़की हूँ जिसे तुमने ठुकराया था और अपने बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि कह दिया कि वो बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। तो तुम तो मेरी नज़रों में इस वक्त गिर गए थे। मुझे अपने आप पर इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने तुम जैसे इस शख्स से प्यार किया था। सिर्फ मेरी वजह से रीभा भी सजा पा रही है। काश मैंने ये फाश गलती न की होती। तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं, और प्लीज़ आइंदा मेरे से बात करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए मियाँ बीवी हैं। वो नहायती गुस्से और नफरत से कहती वॉशरूम में चली गई और सजावल शर्मिंदगी के मारे चुप होकर रह गया। वो याज़ान के लिए चाय लेकर कमरे में आई तो वो बेड पर बहुत सारी फाइल्स फैलाई, न जाने क्या हिसाब किताब कर रहा था। इसको देखते माथे की टेबियाँ बढ़ गई। ये चाय, डरते डरते चाय का कप इसे थमाए। मेरी खिदमत करके मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो? इसने सजाई अंदाज में कहा। मैं आपकी बीवी हूँ, अगर कोई आम सी लड़की होती तो आप कह सकते थे मैं आपको इम्प्रेस कर रही हूँ। इसके अल्फाज इसको तपा गए, लेकिन मैंने इस रिश्ते को अभी तक कोई अहमियत नहीं दी। वो इस पर नजर जमाए बहुत सर्द लहजे में बोला, अगर अहमियत नहीं देनी थी तो रिश्ता कायम ही क्यों किया? वो भी आखिर इंसान थी, कहाँ तक बर्दाश्त करती? बगैर किसी कसूर के इसे सज़ा का मुस्तहिक ठहरा दिया गया था। इसकी बर्दाश्त पिलाकर जवाब देगी। तुम चाहती क्या हो? और फाइल पर नजर दौड़ाते हुए बोला, हर बीवी अपने शौहर से हर वो चीज़ चाहती है जिसकी वो मुस्तहिक है। मैं किसी भी ऐसे रिश्ते को नहीं मानता। इसका लहजा बेलचक था। फिर मुझे किस जुर्म की पताश में सजा बात ठहराया जा रहा है? वो तड़प कर गोया कि तुम चाहती हो कि मैं इसका आखिरी रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो वो दहल कर रह गई। तुम फिक्र मत करो, अगर ऐसा चाहती हो तो कोई मसला नहीं है। वो हवस इस पर नजरें गाड़े हुए था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको, वो सहमे हुए लहजे में बोली। कहा नहीं, लेकिन ख्वाहिश तो है। वो न जाने का गुलवाना चाहता था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना तो ऐसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहूँ, और जहाँ तक मैं हकूक़ की बात है ये फॉर्मेलिटी कभी भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ ऐसे नहीं रहना चाहती। वो चीख कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं ये जान आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे पाँव पड़ती हूँ, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। नींद में सोते हुए चिल्लाई याज़ान जो सोफे पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था। इसके चीखने पर इसकी तरफ भागा। क्या हुआ अरीब? इसका हाथ थामकर फिक्रमंदी से पूछा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। बुरा भाई ने किया आपके साथ, मैंने नहीं। आप मुझे नहीं छोड़ सकते। वो मुकम्मल तौर पर होश पर नहीं आई थी। क्या नहीं कर सकता हूँ? कुछ मुझे भी तो पता चले। आखिर मैंने क्या कर दिया जो तुम यूँ चिल्ला रही हो? आखिर इसने झंझलाते हुए पूछा। आप मुझे नहीं छोड़ सकते याज़ान। वो रद्दोबदल करके कमोबेश एक ही मुद्दा बयान करी थी। अब की बार याज़ान को शदीद ताव आया तो इसको पहले तकरीबन झंझोड़ डाला। वो आंखें खोलकर याज़ान को काफ़ी देर तक देखती रही, फिर अपने माथे से बहते पसीने को साफ किया। तो क्या वो सब ख्वाब था? यानी याज़ान ने मुझे ख्वाब में तलाक दी? ओ खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, ये ख्वाब था। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्रिया अदा कर रही थी। क्या हुआ? क्या किया मैंने? कुछ बताना पसंद करेंगी आप? वो गंभीर लहजे में बोला। वो मैंने ख्वाब में देखा कि आपने मुझे, फिर एकदम ही फूट फूट कर रो दिया। याज़ान तो पत्थर का हो गया था। वो इस लड़की को आज तक दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ दे ही नहीं पाया था। वो इससे इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि ख्वाब में भी इससे जुदा नहीं हो सकती थी। बेख्तियारी से अपने करीब किया और इसके आंसू अपने पोरों से साफ किया। अरीब ने हद हैरानगी से इसका ये अंदाज़ देखा तो न जाने जज्बे से तपा चेहरा और लो देती आंखें इस पर जबी थी, अनजाने जज्बे से। आखिर वो कब तक और कहाँ तक खुद को बचाता? इसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अरीब ने इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, और वो बिन भी यही बहकता चला गया। लो, हाय हाय। सजावल मलिक जितना इसके करीब होने की कोशिश करता वो इतना ही से दूर भागती। बाकी घर वालों के साथ इसका रवैया बहुत अच्छा था। अम्मा का और मोइज़ और अहमद का वो बहुत ख्याल रखती थी। पत्थर थी तो सिर्फ इसके लिए। इन 3 महीनों में इसने किस किस तरीके से माफ़ी ना मांगी, लेकिन इसका दिल मोम ना हुआ। गलती तो तड़े दोनों दी है। माइज़ा मेरी शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज़ लगा दो, ऑफिस आने में देर हो रही है। सजावल ने शर्ट पहनते हुए कहा। मुझे उतार कर दे दो, मैं लगा देती हूँ। इसने वार्डरोब से स्विंग बक्स निकालते हुए कहा।
ऐसे लगा दो, मुझे वैसे देर हो रही है, उतारने और पहनने में टाइम वेस्ट होगा। वो परफ्यूम स्प्रे करते बोला, वो झंझलाती हुई बटन लगाने लगी। बटन लगाते हुए गौर से देखा गया जो इसके करीब होकर भी बहुत दूर थी, इसके बहुत करीब थी। एहसास बहुत अजीब से हो रहे थे। बेख्तियारी इसके गिर्द हसार बांधा। माइजा अचानक इस हफ्तात पर हड़बड़ा गई, झटके से गिरफ्त से आज़ाद की। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे छूने की? तुम क्या समझते हो इस तरह मेरे दिल में जगह पालोगे? तो ये तुम्हारी भूल है। वो नहायत गुस्से में कहती बाहर चली गई। सजावल बेबसी से सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। काश तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, लेकिन अभी मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं दोबारा तुम्हारे दिल में अपना वो मुकाम हासिल करके रहूँगा। ये सजावल मलिक का अपने आप से वादा है। अच्छा जी, बेअक्लन ने कितने दोबारे पूरे कर दा। बुआ फ़ोन पर माइजा से गुफ्तगू कर रही थी, वो भी इनके करीब आकर बैठ गई। ये लो बेटा, अपनी भाभी से बात कर लो। बुआ ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? माइजा ने खुशदिली से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी और बाकी सब घर वाले कैसे हैं? सब ठीक है, ये अम्मा पास ही बैठी हैं, बात करें? इसने रिसीवर अम्मा को थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अरीब ने खुश होते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यज़ान कैसे? तुम लोग खुश तो हो? मैं ठीक हूँ और यज़ान भी ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत किया करें अम्मा, यज़ान भी बहुत अच्छे हैं। वो बाहर से सख्त नज़र आते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आप इनकी तरफ से दिल बुरा ना करें, सच्ची कह रही हूँ मैं। इसकी इस तरह यज़दान की तरफदारी करने पर अम्मा को बेख्तियार हंसी है। अम्मा, ये बुआ आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसने रिसीवर बुआ को थमा और फिर इनके बराबरी बैठ गई। बहन, आपके लिए खुशखबरी है, खैर से आप नानी बनने वाली हैं, बुआ ने हंसते हुए बताया। दूसरी तरफ अम्मा तो खुशी से रो पड़ी। आपको भी मुबारक हो। सच पूछे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अभी कल तक तो वो खुद छोटी सी थी। अम्मा की आवाज़ से खुशी खुशी से कांप रही थी। ये माइजा अरीब से बात करना चाहती है। मेरी भी बात करवाइए। मुबारक हो बेटा, और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। अम्मा ने चंद और मज़ीद नसीहतें की तो दूसरी तरफ माइजा की चहकती हुई आवाज़ आई। भाभी, इतनी अच्छी खबर अभी सुना रही हैं आप? मेरी तरफ से आपको और अदा को बहुत मुबारक हो। माइजा ने शरारती लहजे में कहा तो शर्मा गई। मैं कल परसों आऊँगी आपकी तरफ। अपना ख्याल रखना। आप अब फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह खुदा हाफिज़। इसने भी रिसीवर रखते फिर दिल गिरफ्तगी से सोचा कि बच्चे के बाप को इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश मुझे इनकी मोहब्बत मिल जाए। पता नहीं कब इनका गुस्सा ख़त्म होगा और कब मुझे वो मोहब्बत की नज़र से देखेंगे भी या नहीं। पता है ये नहीं चला कि कब और कैसे आंखों के रास्ते वो दिल में उतर गए थे कि इनके खो जाने के एहसास से जान से निकलने जाने लगती थी। वफ़ा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे या ना कहे एतबार करना है। कभी तो दिल में छुपे ज़ख़म भी नुमायाँ हों, कबा समझ कर दिल उतार तार करना है। खुदा खैर, ये कोई ज़िद है या शौक़ है मोहसिन, खुद अपनी जान के दुश्मन से प्यार करना है। अच्छा जी, कोई नहीं रीब, दिन हुनो दूर नहीं, आज तो यज़ान हसन ने गोडियां ने भरने आना तेरे कोल। टेंशन नहीं लेनी। वक़्त का काम था गुजरना, तो वो गुजर रहा था। अरीब ने 2 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया, लेकिन इसकी खुद की जान को खतरा था। ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन आखिरी वक्त में बीपी शूट हो जाने की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन थी। अगले 24 घंटे बहुत अहमियत रखते थे। सबके लबों पर दुआ थी। अम्मा अस्पताल में जाए नमाज़ बिछाकर दुआ को थी। यज़ान बेकरारी से टहल रहा था। ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है? क्यों इसके खो जाने के एहसास से जान निकलती महसूस हो रही है? अगर इसे कुछ हो गया तो? यहाँ पहुँचकर इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। मैं तो कहनी हो जाए तेरे बगैर इन्हें फिर अक्ल आनी है कोई। नहीं या अल्लाह, तू तू बहुत गफूर और रहीम है। इसकी ज़िंदगी अनायत फरमा दे इसको। सिर्फ़ एक बार इसे मुझे लौटा दे। यज़ान को महसूस हो वो इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। इसने आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में मुकाम बना लिया था। वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाने की गर्ज से अस्पताल से निकलता चला गया। बुआ इसको बाहर जाते देखकर रोती आंखों से मुस्कुरा दी थी। आखिर तुम्हारे दिल को जीत ही लिया यज़ान, इसको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो लौट आएगी। तुम्हारे लिए इसे आना ही होगा। बुआ ने भीगी आंखें साफ करते हुए अपने दिल में गोया हुई। आधा जो किया तो निभाना पड़ेगा, पता नहीं की करना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। गाना भूल गया। अच्छा छड्डो गाने नू, नावल पे फोकस करो। मुझे अरीब से ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने इसे बहुत हर्ट किया। वो बेमकसद ही गाड़ी सड़कों पर दौड़ाते हुए मुसलसल सोचे जा रहा था। वो मेरी ही औलाद को पैदा करने की अजियत झेल रही थी। मैंने इसे इसका शुक्रिया अदा करने के बाद ये कहा कि दुनिया की सारी औरतें माँ बनती है, तुम कोई नौखी माँ नहीं बन रही। इस वक्त इसके चेहरे पर कितनी अजियत छाई थी। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो मेरी बीवी है यज़ान हसन, वो तुम्हारी बीवी है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो ये इसका हक़ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। इसके दिल ने अरीब के हक़ में गवाही दी। यज़ान, तुम बहुत बुज़दिल हो। तुम इसे नज़र भर कर नहीं देखते थे। मुबारक तुम्हारी नज़रें पलटने से इनकार कर दे। तुम भी इसे चाहने लगे थे। अपनी अना की वजह से आगे नहीं बढ़े। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कसूर तुम्हारी अपनी बहन का था और सज़ा इसे मिली। वो तो तुम्हें जानती तक न थी, लेकिन फिर भी इसने तुम्हारे घर को संभाला। तुम्हारे हर जुल्म सितम को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया। तुमने इसके घर वालों से मिलने नहीं दिया, मना किया, वो नहीं मिली। वो जो तुमने कहा वो इसने किया। आज वो तुम्हें खूबसूरत पेटों से नवाज कर खुद मौत की दहलीज पर खड़ी है। तुम तो हमेशा सही फैसला करते थे, फिर इसके लिए तुम्हारा दिल क्यों मोम नहीं हुआ?
इसको इसका ही ज़मीर मलामत कर रहा था। सिर्फ एक बार लौट आओ ज़िंदगी में, मैं अपनी हर ज़्यादती का ज़ाला करने के लिए तैयार हूँ। विंडो स्क्रीन पर अरीब नमूदार हुई खूबसूरत से नैन नक्श में और भीगी आंखों के साथ। आज याद आ रहा है कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम किस कदर दिलकश हो। आज महसूस हो रहा है मेरी हमसफ़र मेरी दुनिया में वापस लौट आओ। तुम ना होकर भी मेरे आसपास रहती हो। मुझे आज एहसास हुआ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। ये जो जीस्त का सफ़र है, ये जो रिश्ता है मेरा, तुम अगर साथ ना दोगे तो ये किस तरह कटेगा। मेरी सोच की हदों तक ये गुमां मुझे कैसे आए। कोई पल बिना तुम्हारे बिना भला कैसे बीत जाए। मेरे पास तुम नहीं हो, मेरे पास तुम कब नहीं हो। मेरी याद के नगर में, मेरे ख्वाब के सफ़र में, मेरी सोच की तहों तक, मेरी आँख के भंवर में, मेरे दिल में, जाँ में, तन में, मेरी हसरतों के बन में, मेरे दिन की तैरगी में, मेरी शब की रोशनी में। हाँ, तुम ही हो मेरी हर दुआ का महवर। बस एक आरज़ू तुम्हारी, इसी आरज़ू से आगे कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इस कदर है चाहा, तुम्हें ये पता नहीं है। इसने थक कर रिवर्स गियर में गाड़ी को डाला भी। वो टर्न लेने वाला था कि मोबाइल की बेप बज उठी। हेलो था, भाभी को होश आ गया, आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। दूसरी तरफ से नौफिल ने इसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी। मैं अभी पहुँचता हूँ, बस 10 मिनट में। इसके अंग अंग से खुशी जाहिर होती। मोबाइल ऑफ करके गाड़ी फराटे भरने लगी थी। कॉरिडोर में से सजावल मिल गया। वो सब कुछ भूल कर इसकी जानी पड़ा। कैसी है वो? लहजे में बेकरारी थी। सजावल ने हैरानगी से इसकी बेकरारी नोट की। फिर एकदम ही पुरसकून हो गए। इसे पता चल गया कि इसकी ज़िंदगी, बहन की ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं। अब इससे इसके दामन में खुशियाँ खुशियाँ होगी। सब ठीक है, रूम में शिफ्ट कर दिया गया, सब वहीं पर है, अरीब के पास। सजावल मुस्कुराते हुए बोला। डॉक्टर ने क्या कहा? अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, अब सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। सजावल ने इसकी फिक्रमंदी पर जवाबन कर। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। यजान डॉक्टर के रूम की जानिब बढ़ गया था। यजाना सनवी ना हुन होश आ रही है, तेन होश है कि नहीं होना आ रही होश होना। अल्लाह ताला ने इसको जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा था। इस खानदान में इसकी जड़ें किस कदर मजबूत हो गई थी। अल्लाह ने इसको माँ जैसे रुतबे पर फाइज कर दिया था। इसके कदमों तले जन्नत आ गई थी। पहली बार अपने बेटे को गोद में लेकर वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। अस्पताल में इसके बुआ और अम्मा रुकी हुई थी। हफ्ते बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। यजान ना तो इसे मिलने और ना ही अपने बेटों को देखने, तो कि इन्हें अपनी औलाद से भी कोई लगाव नहीं। मेरी तो सिरे से कोई अहमियत नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी वजह है, लेकिन ये तो इनकी अपनी औलाद है, इनसे कैसी नफरत। इसने नहायत ही दुख से सोचा। यजान इसका सामना करने से कतरा था। एक अजीब सी झिझक थी जो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन आज ऑफिस से आने के बाद अपने घर में बड़ी बेताबी से दाखिल हुआ और बच्चों के कॉट की जानिब बढ़ा हुए इख्तियारी सोए हुए शहजादों को प्यार किया। इसके सोए हुए एहसास बड़ी शिद्दत से जागे मान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अरीब अंदर दाखिल हुई। इसकी गैर मुतवक्का आमद पर चौंकी। वो बालहाना अंदाज में बच्चों को प्यार कर रहा था। अरीब इसके अंदाज पर हैरतों के समंदर में गोताजन थी। ये वो औलाद थी जिसके बारे में कभी भूल कर भी अरीब से बात न की थी और कैसे प्यार लौटा रहा था। यजान, आपको अपने बच्चों की याद आज आई है या इन्हें भी मेरी तरह नज़रअंदाज करेंगे? सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। यजान ने इसकी बात सुनकर गोद में उठाए हुए शाजिल को दोबारा कॉट में लटाया। बच्चों के नाम शाजिल और बाजिल रखे थे हमजा और अहमद के कहने पर। फिर आहिस्ता कदमों से चलकर इसके करीब आकर इसको बगौर तकने लगा। माँ बनकर वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। आज वो बहुत पुरअतमाद नजर आ रही थी। पहले डरी समी रहती थी आज, लेकिन आज मामूल से हटकर नजर आ रही थी। यजान को अपने इतने करीब आते देखकर वो नर्वस होगी, नजरें झुक गई। यजान को समझ नहीं आ रही तो अपनी शर्मिंदगी कैसे जाहिर करे। अभी वो सोच रहा था कि वो दोबारा कमरे से बाहर जाने लगी। यजान ने इसको मजीद और सताने का इरादा किया। इतनी जल्दी अभी खुलना ठीक नहीं था। इसकी पुकार पर रुक गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे बेटों की परवाह नहीं है? कि तुम ही सब कुछ हो इनकी? मेरे बेटों की माँ बनकर तुमने मेरे दिल में जगह बना ली थी। ये तुम्हारी खुश फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, चाहे मैंने अपनी औलाद की खुशी शेयर की हो या ना की हो, लेकिन ये मेरी औलाद है और मेरे बेटे कहलाएंगे। यजान के लहजे में फ़ख्र बोला था। अरीब पत्थर की मूरत की मानित अपनी जगह खड़ी थी। आप कभी भी बदल नहीं सकते यजान, आप हमेशा दुख ही देते आए हैं और आज कौन सा कुछ अलग कहेंगे? मैं ही पागल हूँ जो आपसे अच्छाई की उम्मीद बांधती हूँ। ये कहते वो कमरे से चली गई। कुछ दिन और मजीद तुम्हें तंग करने का इरादा मेरी जान, फिर तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। यजान के चेहरे पर बड़ी दिलफरेज मुस्कुराहट दर आई। एक तो यार मेरे वो हीरो एड्डे का जहर लगदे ना कि कसम। एक तो चलो पहले तो तुसी जुल्मों सितम कर देते, तुसी चंगे नहीं सी, फिर जो तुसी चंगे हो ही गए हो तो हाले तुम्हें थोड़ी देर और तंग करूँगा मेरी जान। आगे जाके मैं तेन सेट हो जाएगा गंदी नस्ल। हाले कुछ तंग दिली कसर रह गई है। अम्मा वो आगे कुछ कहे बिना ही माइजा रोने लगी। क्या बात माइजा बेटा, क्यों रो रही हो? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। अम्मा वो इन्हें होश नहीं आ रहा। इन्हें उठाने लगी तो पता नहीं का इन्हें तेज़ बुखार और बिल्कुल बेहोशी की हालत में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे तो डॉक्टर को बुलाओ। वो उठ खड़ी हुई और माइजा के साथ इनके बेडरूम में दाखिल हुई और सजावल के करीब बैठ गई। माइजा इसकी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। जाओ बर्फ़ वाला पानी लाओ, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं। जी अभी लाती हूँ। बस डॉक्टर हाशमी भी आते होंगे, कह रहे थे कि 10 मिनट में पहुँच जाऊँ। बताते कमरे से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे पानी का बाउल ले आई।
तुम जब तक पट्टियाँ रखो मैं अभी आती हूँ। अम्मा इसको कहते हुए किचन में चली गई। डॉक्टर हाशमी के आते वो इसके करीब से उठी, डॉक्टर को बैठने की जगह दी। वो इसका मुआयना करने के बाद बोले, डिप्रेशन की वजह से बुखार हो गया, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये दवाइयाँ वक्त पर देती रहे और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहे, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगे। बुखार ना होते तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, अब मैं चलता हूँ। आइए अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। नो थैंक यू बेटा, आप यहाँ रहो, मैं खुद चला जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके जाने के बाद वो फिर से पट्टियाँ रखने लगी। अम्मा की मदद से इसने सजावल की दवाई खिलाई थी और फिर अम्मा को भी आराम करने का कहकर नीचे कमरे में भेज दिया और ख़ुद इसके करीब बैठ गई। न जाने किस पहर सजावल की आंकुरी तो इसके करीब अपने ही बाजुओं में सर्दियाँ सो रही थी। इसको ऐसे ही रहने दिया और ख़ुद कंबल ओढ़कर सोने लगा, क्योंकि अब मसनूई बीमार रहकर तीमारदारी करवाना चाहता था। सुबह जब वो इसको नाश्ता करवाने के बाद दवा दे रही थी तो इसने दवा खाने से इनकार कर दिया। तुम दवा क्यों नहीं खा रहे? इसने हैरानगी से कहा। मेरी मर्जी, मैं नहीं खा रहा, इसने बड़े आराम से जवाब दिया। पर मुझे खिलानी है, चुप करके खा लो, माइजा ने गुस्से से कहा। खा लूँगा अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, वरना यूं ही मर जाने दो। अच्छा, ये मेरे मरने से तुम्हारी जान छूट जाएगी, सजावल ने तल्खी से कहा। तुम इस तरह की बातें करे, क्यों हर लम्हे मुझे अजियत देते हो? अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसने तेजी से इसका बाजू थाम कर अपनी तरफ मोड़ा। क्यों मैं ऐसा ना कहूँ? मानता हूँ गलती मुझसे हुई है, लेकिन इसकी सज़ा भी तो पाई है। अपनी जान से प्यारी बहन के आंसू मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे, और अब तुम भी इस तरह का बिहेव कर रही हो। मुझे खुद बहुत देर बाद महसूस हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, अगर नहीं कर सकती तो मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा, कभी ना वापस आने के लिए। इसकी बात पर वो इस कदर फूट फूट कर रोई कि सजावल इस अचानक अवतार पर बुरी तरह बौखला कर रह गया। माइजा, माइजा प्लीज़ खामोश हो जाओ, अम्मा या कोई भी कमरे में आ सकता है, वो क्या सोचेंगे? सजावल ने बेबसी से रोती हुई माइजा को देखा। वो चुप होने के बजाय और तेज़ी से रोने लगी। सजावल ने उठकर पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर इसके करीब बैठ गया। देखो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया से चला जाऊँगा, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। इसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भूखी शेरनी की तरह इसकी तरफ लपकी। एक जोर का हाथ इसके सीने पर मारा, इस पूरी तरीके से कि इसका गिरेबान पकड़कर खींचा के सारे बटन एक झटके से टूट गए। जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे, जब जी चाहेगा चले जाओगे। तुमने मुझे समझ क्या लिया? मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, मेरे भी एहसासात है। क्यों तुम हमेशा मेरे एहसासात से खेलते हो? नहायत ही दुख महसूस हो रहा है मुझे तुम्हारे इस फैसले से। मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तुम इस काबिल ही नहीं को तुमसे मोहब्बत की जाए। इसकी रद्द अमल पर वो एक साने को गड़बड़ा कर रह गया। माइजा, आई एम सॉरी, मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, पर अनजाने में तुम्हें दुख दे देता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सजावल ने इसको अपने बाहों के घेरे में ले लिया और वो इसकी बाहों में बिखरती चली गई। वो भी इसके बगैर कहाँ रह सकती थी? इसकी मोहब्बत इसकी रग रग में लहू बनकर दौड़ी थी। आज मोहब्बत ने अपना आप मनवा ही लिया। अल्लाह, ओंदी भी सेटिंग हो गई तो ओदी जिदी सेटिंग होनी चाहिए थी, सेटिंग ओदी भी हो गई है, तो सेटिंग हुई है तो बच्चे भी आए हैं दो। तो अगो ना भाई उन्हें कह रहे थोड़ा सा तुम्हें और छिटा लूँ, बाद में तुम मेरी न छिटाने को टरसोगी। वो शाजिल और पाजिल को फिट करवाने के बाद इनको सुलाने लगी थी कि ये अजान बेडरूम में दाखिल हुआ। बच्चे ये अजान से बहुत मानूस हो गए थे, बाप को पहचानने लगे थे। दोनों 3 माह के हो गए थे। अल्लाह, उन्हें सतान दे बेची 3 महीने काट देते, दौर फिटे मुँह तेरे थे। शाजिल और पाजिल बाप को देखते इसकी जानिब लपके, तोड़ क्या ऐसी? अब कहाँ का सोना और कैसा सोना? ये अजान इनकी इस अदा पर कुर्बान हो गया और इन दोनों के करीब बैठकर इनको प्यार करने लगा। इतने में रीब इनके दरमियान से उठकर इसके सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालने लगी। भाभी, शाजिल और पाजिल सो गए क्या? नरमीन दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। नहीं, जाग रहे हैं, अरीब ये कहते कपड़े लेकर बाहर चली गई। अदा, इसको मैं ले जाऊँ? नरमीन ने शाजिल को उठाते हुए कहा। हाँ ले जाओ, मैंने क्या मना किया? नहीं नहीं, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे दे। नौफल और हमजा ने शाजिल और बाजू को इसे झपटते हुए कहा। अदा, नौफल को कहे कि इसको मुझे दे दे। नरमीन इससे लड़ने लगी। क्यों, तुम्हें क्यों दे दे? तुम सुबह से इनके साथ, अब हमारी बारी है। ये कहते हुए वो बच्चों को लेकर बाहर चले गए और इनके पीछे नरमीन या अजान इनके लड़ने पर बेसाख्ता हंस पड़ा। पागल है बिल्कुल ही। और फिर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला के जब बात लेकर बाहर आया तो अरीब बच्चों के बिखरे हुए खिलौने समेटने लगी। वो टावल बेड पर फेंक कर बालों में ब्रश करने लगा। अरीब ने नागवारी से टावल को देखा। ये वहाँ कुर्सी पर भी फैला सकते थे। तुम कर लो, बात तो एक ही है, याजान ने इत्मीनान से कहा। हम सब कहीं जा रहे हैं? अब इसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कहाँ जा रहे हैं हम? अरीब ने सवालिया नज़रों से। हम सब कहीं जा रहे हैं, अब इसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कहाँ जा रहे हैं हम? अरीब ने सवालिया नज़रों से पूछा। जहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा। जाहिर सी बात है वहीं तुम भी जाओगी, मेरे बेटे और बहन भाई। याजान ने गोलमोल सा जवाब दिया। इसके इस तरह जवाब देने पर वह तब की, लेकिन अब की बार खामोश रही। जानती थी वो इसे और कुछ नहीं बताएगा। इतने में बाजिल के रोने की आवाज़ पर वो बाहर की जानिब बढ़ी कि नौफल खुद ही इसे उठाए अंदर आ चलाया। भाभी, ये रो रहा पता नहीं क्यों? अरीब ने मुस्कुराते हुए इसकी गोद से बाजिल को ले लिया। इसकी गोद में आते हुए चुप हो गए। देखिए तो इसकी चालाकी, मेरे पास रो रहा था, अपनी मामा के पास चुप हो गया। आखिर इसकी मामा जो हूँ। अरीब इसके माथे पर बूसा देते हुए बोली। अच्छा भाभी, वो शाजिल को हमजा बाहर लेकर गया, अभी आ जाएगा, मैं चलता हूँ। नौफल के जाते अरीब बाजिल की तरफ मतवज्जा हुई। जब सोने के लिए बेचैन हो रहा था तो वो इसको लेकर बेड पर आई। फिर इसको सुलाने लगी। थोड़ी देर में वो सो भी गया। हमजा शाजिल को दे गया तो बाजिल को कॉट में एहतियात से कॉट में डाल दिया और शाजिल को गोद में ले लिया, जो फिलहाल सोने के मूड में नहीं लग रहा था। याजान बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था वो दोनों बच्चे को किस तरीके से संभाल ली थी। कुछ देर बाद याजान भी सोने के लिए लेट गया। अरीब ने शाजिल के सो जाने के बाद याजान की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहा था। सोने में चेहरे पर किस कदर मासूमियत है। जब जागे होते तो गुस्सा तो हर वक्त।
नाक पर होता है। वो कितनी देर बाद और देखती रही, शाजिल के किस्मत आने पर इसकी तरफ मतवज्जा हुई, फिर खुद भी कुछ देर में नींद की वादियों में खो गई थी। आई नो ना अपने यजान साहब सिर्फ चित्रा की कमी है, और कोई कमी नहीं है। जिस घर के आगे इनकी गाड़ी रुकी, इसे देखकर अरीब अपनी जगह बैठी रह गई। क्या जमकर बैठ के बाहर आओ, यजान की शरीर आवाज़ पर वो बदहवास होकर पलटी। ये तो वो मुतहय्यर से अधूरे जुमले के साथ बोली, सब मालूम है मुझे ये तुम्हारे भाइयों का घर है, लेकिन मेरी बहन का भी है। मैं अपनी बहन से मिलने तो आ सकता हूँ ना। अब चलो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। ये जान मुस्कुराहट होंठों तले दबाता इसे मसनूई गुस्से में मुखातिब हुआ। अरीब जल्दी से शाजिल बाजिल को संभालते हुए उतरने लगी तो याजान ने बाजिल को इसकी गोद से ले लिया। फिर इसको घर के अंदर दाखिल हुई थी। बुआ नरमीन, नौफल और हमजा सब अंदर जा चुके थे। अरीब की आंखें ज़बत से सुर्ख हो रही थी। इसने तिरछी निगाह से अरीब को देखा जब अब मुश्किल सब्र बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रही थी। अदा आप लोग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मायसा अंदरूनी गेट पर सबसे पहले मिली और बेसाख्ता याजान से गले लगी। फिर याजान ने भी मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। अम्मा भी बेटी और दामाद को जो शादी के बाद पहली बार आए थे खुश दिली से मिली। अरीब इनके सीने से लगी सिसकियाँ भर रही थी। शाजिल को इससे अंदर आते ही मोइस ने ले लिया। सबसे आखिर में इससे मिलने सजावल आया। ये बहन इसे दिलो जान से अजीज़ थी। अरीब की सिसके से बेख्तियार कर गई तो इसको साथ लगाते बोला, मेरी दुआ है कि तुम हंसती मुस्कुराती मसरतें समेटती रहो, दुख तुम्हारे करीब से भी ना गुजरे। इसने भीगे लहजे में दुआएं दी। अम्मा ने यजान के माथे पर ममता भरा बुसा दिया तो यजान शर्मसार सा हो गया। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। यजान ने झुके सर के साथ कहा, कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं सजावल की भी थी। गुजरे वक्त की बातें जाने दो और आने वाले वक्त में जियो। दुख भरे दिनों को भूल जाओ और आने वाली खुशियों को महसूस करो। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर जवाबन कहा। सजावल ने भी यजान से माफ़ी मांगी तो यजान ने भी बेख्तियारी गले लगाकर खुद भी से माफ़ी मांगी। सबके गिले शिकवे दूर हो गए। खुशगवार मूड में खाना खाया गया। साजिल और बाजिल को लेकर मामू और चचों में बहस चल रही थी। हम उठाएंगे। अरीब इनके अंदाज पर हंस रही थी, ऐसी हंसी जो दिल की गहराइयों से निकली हो। यजान बेख्तियार होकर इसे देख रहा था। ऐसे हंसते हुए इसे पहली बार देख रहा था। सजावल ने गला खनकार कर मानी खेज आवाज़ निकाली, तो वो छहम कर रहेगी। बहुत अच्छा वक्त गुजार कर ये काफिला हंसता मुस्कुराता घर को लौटा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। सजावल अदा सब कुछ भूल भाल कर हमसे मिलने आए थे। मैं भी खुश हूँ कि ये अजान सब भूल भाल कर अरीब की जाने बड़ा, वरना सारी ज़िंदगी मुझे नदामत रहती कि मेरी वजह से अरीब की ज़िंदगी ख़राब हुई है। लेकिन अब कोई शिकवा नहीं, मुझे यकीन है कि ये अजान इसे बहुत खुश रखेगा। सजावल ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुमने मुझे माफ़ किया है कि नहीं? सजावल ने खुशौखी से पूछा तो मायजे से घूर कर रहेगी, भाई इस तरह मत देखो, डर लगता है। सजावल ने इसकी बाएं कलाई अपनी मजबूत हाथ में पकड़ी, वो इसकी गिरफ्त महसूस करके उछली, लेकिन इसके संभलने में देर हो चुकी थी। इसकी बेबसी पर महसूस होता, वो आंखों में बेतहाशा चमक ली। इसके चेहरे को देख रहा था। ये क्या धोखेबाजी, वो बिगड़ी धोखा? अरे कहाँ, किसने किया? खैर छोड़ो इस बात को, मेरे हाथों से ये अंगूठी पहनो। शादी वाले दिन तो शेरनी बनी हुई थी। वो केस में से अंगूठी निकालते हुए शरारत से बोला तो मायजा ने मुस्कुराते हुए अपना बाएं हाथ आगे बढ़ाया। तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाकर वो कई लम्हों तक इसी मखरूती उंगली वाला हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिए बैठा रहा। मैं एक बात सोच रहा हूँ मायजा। वो क्या? मायजा जिसकी वारफ्तगी पर सुर्ख पड़ती निगाहें झुकाए बैठी थी आहिस्ता से बोली, क्यों ना हम अपने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड चलें? जी नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। मायजा ने इसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्यों भाई? अम्मा मोइज़ और अहमद का ख्याल कौन रखेगा? आई कुछ बात समझ शरीफ में। वो शरारत से बोली, आ तो गई है, लेकिन क्या मिसेस सजावल इतनी अच्छी हैं या फिर? सजावल ने शरारत से जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इसके शाने पर मुक्का मार के रह गई। फिर दोनों हंसने लगे। अरीब मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरीब जो शाजिल और बाजिल को इनके कॉट में डाल रही थी, इसकी आवाज़ पर चौंकी, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह मत वजा रही। इन पर अच्छी तरह कंबल उड़ाकर खुद वॉशरूम में चली गई। फिर काफ़ी देर बाद चेंज करके आई तो ये अजान अपने बेटों के पास खड़ा इनको प्यार कर रहा था। ये दोनों उठ के तो फिर बहुत तंग करेंगे। अरीब ने इसके करीब खड़े होते हुए कहा, इतनी खफा होकर बात भी नहीं करना चाहती हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो धीरे धीरे चलते हुए इसके करीब आया। तेरी शर्मिंदगी ना क्यों होता? तेरी शर्मिंदगी का चार पढ़ना सी नहीं। पहले तो चलो चलो तुमने रिवेंज लेना तब चलो तुम्हारी बनती थी। ते आ जी 3 महीने कड्डे आ 3 महीने पहले नहीं तेरा दौरा टुट सकता सी चवल जिया। क्यों? सपाट लहजे में इस्तफसार के बेगान की अजनबियत भरपूर थी। तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकती हो, मुझे किसी से नहीं लड़ना, मगर मुझे तुमसे लड़ना है। किस बात पर? मेरी खामोशी पर, मेरे सब्र पर? हार मान के और कुछ कहूँ? हाँ, हार तो मैं मान गया हूँ। वैसे तुम मियाँ की मजाज शनास तो हो। वो हंसा। तुम्हारी यही चुप तुम पर जुल्म करती बर्दाश्त नहीं मुझे हौसला बख्शा और मैं अपनी ज़्यादती महसूस ही ना कर सका। तुम्हें चाहिए था कि अपने दफ़ा के लिए आवाज़ तो उठाती। वो लम्हे भर के लिए रुका तो वो गुस्से से बोली, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि मैं जुल्म करता रहा और तुम बर्दाश्त करती थी। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए था, पर पुरजोर भरपूर। इससे जो बात करने का रवादार ना था और छुआ भी तो अपने मतलब से। इस तरह के मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई, लेकिन मैंने फिर भी आपको माफ़ कर दिया।
प्यार सजावल भाई और माइजा ने किया और सज़ा मुझे मिली। क्यों? मैंने तो आपको जानती तक नहीं थी। मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया आपने। मैं चुप रही। आपने मेरी रज़ा के बगैर मुझे छुआ, इस पर भी मैं कुछ नहीं बोली। मुझे मेरे घर वालों से मिलने से मना किया, मैं फिर भी चुप रही। अगर बात हकीकत पसंदी से की जाए तो कसूर आपकी बहन का भी था, लेकिन आपको खतावर सजावल भाई लगे। मैं मानती हूँ कि वो गलत थे, लेकिन इन सब बातों में मैं कहाँ मुलव्वस थी? अपनी बहन का बदला लेने के लिए आप मुझे यहाँ ले आए, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया मैंने, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। फिर आज आपको क्यों ख्याल आ रहा है कि मैं भी एक इंसान हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, पत्थर हूँ। आपकी बहन खुश है तो आपको मेरा ख्याल आ रहा है। आप तब कहाँ थे जब आपकी ज़रूरत थी मुझे और मेरे बच्चों को? इस कदर क्यों परवाह करें आप? अच्छा ही होता मैं मर जाती। लाखों औरतें मर भी जाती हैं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि जब तो हौसला ख़त्म हो चुका था, आज बंद टूट चुका था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुम सच कहती हो, कसूर तो हम तीनों का था, तुम्हारा कसूर तो कहीं पर भी नहीं था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसने इसके शानों पर हाथ रखकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। डोंट टच मी। इसने इसके दोनों हाथ झटक दिए। बहुत ही नफरत और हकारत थी इसके अंदाज में। एक लम्हे में इसे देखकर गुंग सा रह गया। देखो मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे और अपने बच्चों से। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता तुम लोगों के बगैर रहने का। तुम जब मौत की दहलीज पर खड़ी थी तो यकीन करो मैं भी इस दर्द को महसूस कर रहा था। तब मैंने जाना कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बिलीव मैं झूठ नहीं बोला। अब इसकी बेयकीन आंखों में झांक कर बोला, ਤੇ ਡੰਗਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ तो तकलीफ नहीं दे रहे से ਉਹਨੂੰ चवल जिया। आज आप अगर ये डायलॉग ना भी कहें तो भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अपने बच्चों के लिए यहाँ रहना मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो अपनी जगह पर दराज होते बोली, क्या बकवास है? मेरी मोहब्बत में डायलॉग लग रही है? वो तपे हुए लहजे में इसके करीब बैठा। तो और क्या कहूँ? अपने बच्चों के लिए आप सब ये सब करें, मेरे लिए तो नहीं। वो बेजारी से हुई। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, छोड़ो यार। नाराज़गी जो हुआ भूल जाओ। अगेन आई एम सॉरी। वो इसकी तरफ झुक कर बोला, एल ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ फ्लाइंग चप्पल नहीं भेजती, बल्कि ना मेरे पास व्हाट्सएप पे एक स्टिकर है, वो ठा ठा करके ना वो छलनी कर देती है बिल्ली ना। वो हाथ में उसने बड़ी सी गन पकड़ी, वो छलनी कर देती है। मेरा दिल कर रहा है मैंने वो भेजा। दिखाऊँ आपको? एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, मैं दिखाती हूँ आपको। किधर गई मेरे क्लैशन कोक? एलो किधर है यार? एक मिनट यार, एक मिनट। ये देखें, ये जिजान को फैर मार रही है मेरी बिल्ली। मार दे एक बारी होर। एल हुन आराम है, हुन ठंड पै गई मैंने। हुन चलो बाकी नावल एंड करने। सॉरी, ये छोटा सा लफ्ज़ बोलकर लोग समझते कि बड़े बड़े दुखों और बड़ी बड़ी ज़्यादतियों की तलाफ़ी हो जाती है। वो बेआवाज़ रो पड़ी। प्लीज़ रो नहीं। ये भी सोचो, ये छोटा सा लफ्ज़ दिल की गहराइयों से बोला जाता है, इसलिए इसकी कोई पैमाइश और कोई पैमाना नहीं था। पश्चिमा आदमी को मज़ीद ख़वार करना नाराज़गी में शुमार होता है। बहुत सताया आपने। वो औरत थी, जल्दी ज़्यादतियाँ भुलाने लगी। अब चाहूँगा भी तो इतना ही। इसे अपने करीब करते हुए खुमारुलूद लहजे में बोला, ये वो मोहब्बत नहीं है जिसका आप दावा कर रहे हैं। इसकी गर्मजोश कुर्बत आंखों की बेबाकी तपश कैमल रंग के कुर्ते शलवार से उठती में धोशकुन महक मजबूत बाजुओं की गिरफ्त इतनी सख्ती और मज़ाहमत करने की हिम्मत खुद में न पा रही थी। मोहब्बत ये वो नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। इसने इसकी आंखों पर झांका। इसकी सिमटती हुई गिरफ्त से वो मुतहविश हो गई। ये काम मुझे अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। इसके अंदाज में ज़रा भी तब्दीली ना आई। सजावल भाई से आपकी क्या बात हुई थी? वो इसके बदले हुए अंदाज पर बौखलाई। इस वक्त मेरी और अपनी बात करो जानम। इसने तरश अंदाज में इसके बाल बखेरे। कौन सी बात? इसकी सारी खुद एतमादी हवा होने लगी। इजहार मोहब्बत, इजहार वफ़ा की बातें, ताकि मैं भी मुतमिन हो जाऊँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। इसकी भारी आवाज़ मज़ीद भारी हो गई थी। हर बात कह देना ज़रूरी तो नहीं, वो संजीदगी से बोली, लेकिन कभी कभी कह देने से दिल खुश हो जाता है, और यूँ भी मैं खासा बेतबार बंदा हूँ। वो इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए शौक लहजे में गोया हुआ, मुझे आपको एतबार कराना भी नहीं है, आप बेतबार ही रहे। वो भी शौक लहजे में गोया हुई। इसकी मखमूर निगाह और महकती कुर्बत ने इसके औसान खता कर दिए थे। किधर गया? अच्छा ठीक है ना को, पर एक दफ़ा मेरी आंखों में तो देखो। इसका शर्माया घबराया हसीन चेहरा शोखे पर उकसा रहा था। देखो ना मेरी तरफ प्लीज़। इसकी मूँछों तेरे होंठों पर जानदार मुस्कुराहट थी। वो शाजिल जाग गया, मैं इसको देखती हूँ। वो इसकी गिरफ्त का हसार तोड़ते हुए शाजिल की जानिब बढ़ी, जो अपनी मुंदी मुंदी आंखों से अरीब को देख रहा था। फिर इसने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया तो इसने फ़ौरन इसे गोद में ले लिया। याज़ान भी इनके करीब आ गए। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। अरीब ने इसकी तवज्जो इसके बेटे की जानिब करवाई, जो हुबहू बाप की कॉपी था। बहुत ही खूबसूरत। तो याज़ान ने हंसते हुए बाजिल की गाल चूमे तो वो कसमसाकर बाप को देखने लगा। देखें आपने इसको भी जगा दिया। अब ये दोनों मुझे सोने नहीं देंगे। अरीब ने याज़ान को घूरा, जो बाजिल को गोद में लेकर प्यार कर रहा था। वो भी आपके प्यार पर कलकारियाँ भरने लगा। इसकी सदा पर दोनों ही हंस पड़े। कोई बात नहीं, आज हम दोनों ही जागेंगे अपने बेटों के लिए। क्यों बेटा, पापा से ही कह रहे हैं ना? इसको लिए याज़ान बेड पर बैठ गया। अरीब भी शाजिल को उठाए, जो इसको थपथपाते पर फिर सो गया था। इसे बेड पर एहतियात से लटाने लगी, लेकिन बाजिल के ऐसे कोई इरादे नहीं लग रहे थे। याज़ान इसको सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो माँ के पास जाने के लिए मचल रहा था। अरीब ने हंसते हुए इसे गोद में ले लिया और बोली, बच्चे संभालना इतना आसान काम नहीं है जनाब। याज़ान को इसको इसी तरह देखता रहा, फिर आंखें मूंद ली। ममता के फैलते रंगों ने इसकी शख्सियत को बहुत पाकीज़ा रंग दे दिया था। नाइट बल्ब की रोशनी में याज़ान का वजी चेहरा शानदार सरापा नुमाया था।
वो मुकम्मल मर्दाना मर्दाना वजाहत का शाहकार था, इतना खूबरू, इतना पुरकशिश के हज़ारों दिलों में धड़कन बनकर धड़कता तो ताज्जुब की इस बात न थी। ऐसे क्या देख रही हो? यज़ान ने पूछा। आपको कैसे पता चला मैं आपको देख रही हूँ? अरीब ने बाजिल को भी इसके पास लौटाते हुए कहा। मैं तुम्हें बंद आंखों से भी महसूस करने लगा, माई स्वीट हार्ट। यज़ान ने इसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा तो इसने भी पुरसकून होकर इसके शादा सीने पर अपना सर रखकर आंखें मूंद ली। इसके साथ की गई हर ज्यादती, हर जुल्म का अजाला हो गया था। हर जाना इतना खूबसूरत मिला था कि अब कोई ज्यादती याद नहीं रही थी। वो ज़िंदगी के इस तवील सफ़र से ये बात समझ तो चुकी थी, कभी हार कर जीतना और कभी जीत कर हारना पड़ता, और अब इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था, खुदा ने इसकी दुआओं से बढ़कर नवाजा था। जी तो गाइस, यहाँ पे ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल बड़ा पसंद है। बस ये जानू दे 2-4 बिल्ली को फैर मरवाने सी, होर मरवाने सी, लेकिन मेरी बिल्ली याद बात जो आई, लेकिन ये जान फैर बनते सी। चलो यार, रिवेंज तो तुमने ले लिया। ओ की चवल मारी जड़ी जी 3 महीने कढ़ देते तू अपनी सतान दे विच ही चवल जिहा। तो बाकी नावल ओवरऑल बहुत अच्छा था, मुझे ये बड़ा पसंद है। कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर ढूंढ के लेके आई हूँ। तो अब मुझे ज़्यादा दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जब जब मुझे टाइम मिलेगा ना, ये वाला वीक अगर मतलब आज जुमा है ना, जुमा गुजर गया तो ये वाली तो सुबह मुझे नींद बहुत आ रही है, मैंने अब सो जाना है। तो इंशाल्लाह ये सुबह फजर में जब उठूँगी ना तब इसको अपलोड कर दूँगी। तो ये वाली तो तब हो जाएगी ये वाला नावल तो तब अपलोड हो जाएगा। लेकिन ना अब उसके बाद जब जब मुझे टाइम लगेगा ना, सिर्फ तब तब एपिसोड आएगी ये नावल, ये जो भी आएगा ना, मतलब कि छोटा आएगा, इतना 1.5 घंटे का नहीं मैंने देना। तो अब ऐसा है कि अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। तो दुआ में बहुत सारा याद रखना आपने, क्योंकि आज वाला मेरा दिन ज़ाया हो गया। मैं बहुत बिजी थी आज, मेरे से कुछ एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा गया, जिसकी मुझे बड़ी टेंशन है, क्योंकि आज मैंने एक सब्जेक्ट कवर करना था। लेकिन आप लोग दुआ करें कि बस मेरा ना एक दफ़ा ना पेपर से पहले सारे सब्जेक्ट एक दफ़ा हाथ से निकल जाए, और अल्लाह पाक बस कामयाबी अता फरमा दे और पेपर भी अच्छे हो जाए। थर्सडे को आपकी बहन ने बिल्ली हो जाना, मतलब मंडे को स्टार्ट हो रहे, थर्सडे को एंड है, फिर आप अपनी पुरानी रूटीन पे ही आ जाएंगे, मतलब इसी रूटीन को फॉलो करेंगे और डेली नावल आएगा या एपिसोड जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, तो मुझे अभी ज़्यादा देर, मैं चलती हूँ, नींद आ रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।